हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सारे के सारे बच्चे। बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी बच्चों का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल के ऊपर जिसका नाम है फिजिक्स मैन। आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 12 ऊष्मा गतिकी का वन शॉट। तो सबसे पहले आप सारे के सारे बच्चे दो चीज़ें चेक कर लें। पहला, मेरी आवाज़ एकदम परफेक्ट होनी चाहिए, ये आपको चेक कर लेना है। और दूसरा, ये क्लास एकदम परफेक्ट होनी चाहिए, कहीं से कोई भी कॉर्नर वगैरह ऐसा ना हो जो कि आपको दिख ना रहा हो। ये दो चीज़ें आप लोग फटाफट से चेक कर लो। राइट, आवाज़ एकदम परफेक्ट होनी चाहिए, क्लास एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। अगर लगे कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट्स के अंदर बता सकते हो, मैं आपको इंप्रूव्ड वर्जन ऑफ क्लास अवेलेबल करवा दूंगा। राइट, दूसरा, बहुत सारे बच्चे नए जुड़े हैं हमसे। अब इधर उधर रैंडमली यूट्यूब के ऊपर लेक्चर्स देखते हैं वो, तो उन्हें बहुत सारे लेक्चर्स मिलते नहीं है। तो उनके लिए एक छोटी सी जानकारी है कि ये हमारी वेबसाइट है, छोटी सी प्यारी सी वेबसाइट www.physicsman.in। और इस वेबसाइट पर आप जाओगे तो आपको हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए जो कोर्स मैंने बनाया है मिरेकल सीरीज, वो कोर्स मिल जाएगा। और इसमें मैं आपको मेरे सारे के सारे लेक्चर्स, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस सेशंस, पीडीएफ, ये सब कुछ अवेलेबल हो जाएगी एक सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज्ड मैनर के अंदर। और अगर सच पूछा जाए तो नीट और जेईई मेंस के अंदर आपको सिलेक्शन पाना है तो आपको ऑर्गेनाइज्ड ही पढ़ना है, आपको कोर्स ज्वाइन करना है, तभी आपका नीट और जेईई के अंदर सिलेक्शन हो पाएगा। राइट, और सर ऐसा क्या है इस कोर्स के अंदर? बहुत ही सिंपल आइडिया है यार कोर्स का। हम लोगों ने सबसे पहले जो चैप्टर्स हैं उनको वन बाय वन, वन शॉट, मतलब एक ही बार के अंदर पूरा का पूरा चैप्टर खत्म हो जाए, इस तरीके के लेक्चर्स हम लोगों ने बनाए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो वन शॉट्स हैं ये 2 घंटे से भी कम समय के हैं। ऐसा ही एक वन शॉट आज आप देखने भी वाले हो। राइट, तो बहुत ही बेहतरीन वन शॉट्स मैंने बनाए हैं और हर बच्चा, एवरेज बच्चा, बिलो एवरेज बच्चा हिम्मत दिखा सकता है कि यार सिर्फ 2 घंटे पढ़ना है सर के साथ में। और आप अगर 2 घंटे मेरे साथ में पढ़ लोगे ना, आप महसूस करोगे कि शायद इतना बेहतरीन आपको ये चैप्टर समझ में आया ही नहीं था पहले, जितना आपको सिर्फ 2 घंटे मेरे साथ पढ़ने के अंदर ये चैप्टर समझ में आ गया। राइट, इसके अलावा हम लोग क्या करते हैं, ढेर सारे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस सेशंस होते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन द चैप्टर आपको 2 या 3 न्यूमेरिकल प्रैक्टिस सेशंस मिलते हैं। और साथ ही साथ में इन न्यूमेरिकल प्रैक्टिस सेशंस के अंदर मैं आपको उस चैप्टर के ऊपर जितने भी तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं, हर एक तरीके का क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाता हूं खुद अपने हाथों से। ठीक है, और ये इंश्योर करता हूं कि एग्जाम के अंदर कोई भी क्वेश्चन ऐसा ना हो जो कि आपका देखा हुआ ना हो, और इसकी मैं गारंटी ले रहा हूं आपकी। ठीक है ना। फिर आप देखोगे कि सर ये जो कोर्स है ये इतना पावरफुल है, इतना एफिशिएंट है कि सिर्फ 45 दिनों का समय लगेगा आपको। जीरो लेवल से आप अपना सिलेबस स्टार्ट कर सकते हो और सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। और प्रैक्टिस कितनी करोगे आप न्यूमेरिकल प्रैक्टिस सेशन के अंदर, तो एक आइडिया मैं आपको दे देता हूं। अगर आप गिनने बैठोगे तो लगभग 1200 से लेके 1500 क्वेश्चंस आप लोग मेरे साथ में प्रैक्टिस करोगे। इतने क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करोगे, आप सोच के देखो कि आपने अगर ईयर लॉन्ग कोर्स ज्वाइन कर रखा है मान लो कहीं पे, तो भी आपने इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करे होंगे टीचर के साथ में, और टीचर आपको गारंटी दे रहा है इससे बाहर कोई क्वेश्चन आ ही नहीं सकता नीट और जेईई मेंस के अंदर। तो ये बनाता है इस कोर्स को बहुत ही ज्यादा पावरफुल कोर्स। राइट, तो ये है हमारा सिंपल सा आइडिया। आप कमेंट्स के अंदर टाइप कर सकते हो हैशटैग फिजिक्स मैन जस्ट टू शो योर सपोर्ट। अपना सपोर्ट अगर आप फिजिक्स मैन की ओर भेजना चाहते हो तो एक छोटा सा गेस्चर, आपको हैशटैग फिजिक्स मैन टाइप करना है कमेंट्स के अंदर, या फिर जहां कहीं भी आपको मौका मिले वहां पर आपको लोगों को इस चैनल के बारे में और हमारे इन कोर्सेज के बारे में बताना है। राइट, सो ये एक छोटी सी जानकारी थी नए बच्चों के लिए। अब शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन, और इसकी शुरुआत होगी कहां से? शून्यांकी नियम, यानी कि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो ये नियम जो है ना बहुत सिंपल है, बहुत ऑब्वियस है। मतलब मैं जब इस नियम के बारे में बताऊंगा तो आपको लगेगा कि सर आपने बताया ही क्यों, ये तो हमें वैसे ही पता था। राइट, लेकिन ये नियम दो बहुत बड़े काम करता है। पहला काम तो ये क्या करता है, ये तापमान को परिभाषित करता है। और तापमान को भी कैसे परिभाषित करता है, ये तापीय साम्य की हमें एक बहुत ही सधी हुई परिभाषा बताता है। तापीय साम्य का मतलब क्या होता है कि जब भी दो वस्तुएं तापीय साम्य में होती है, ठीक है,
तो उनके बीच में किसी प्रकार का ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता, राइट। तो यदि यदि दो वस्तुओं को संपर्क में लाए जाने पर किसी प्रकार का ऊष्मीय आदान प्रदान ना हो, तो ये वस्तुएं क्या कहलाती हैं? तो ये वस्तुएं तापीय साम्य में होती है। इसको अंग्रेजी में बोला जाता है थर्मल इक्विलिब्रियम। तो चलो सर, हमने दो वस्तुओं को संपर्क में लाया, हमने देखा दोनों के बीच में किसी प्रकार का ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं हो रहा, हमने ये सत्य स्थापित कर दिया कि ये दोनों वस्तुएं तापीय साम्य में है। अब हमने नोटिस किया कि एक ऐसी भौतिक राशि है जो कि इन दोनों वस्तुओं के लिए समान होगी, और उसी भौतिक राशि को कहा जाता है तापमान। ठीक है, तो तापीय साम्य से हमने तापमान को परिभाषित किया कि जब भी दो वस्तुएं एक दूसरे के साथ में तापीय साम्य में होती है, तो जो भौतिक राशि दोनों के लिए समान होगी, तो एक भौतिक राशि का मान दोनों वस्तुओं के लिए समान होगा। और यही भौतिक राशि क्या कहलाती है? यही भौतिक राशि तापमान कहलाती है। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है, राइट। तो इस तरीके से आपने जो शून्यांकी नियम है, इसके अंदर सबसे पहले तापीय साम्य को परिभाषित किया, और फिर आपने नोटिस किया कि जब भी दो वस्तुएं तापीय साम्य में होती है तो उनकी जो भौतिक राशि एक दूसरे के साथ में सामान्य होगी वो क्या कहलाती है? तापमान कहलाती है, राइट। इसको आप इस तरीके से भी प्रदर्शित कर सकते हो। अगर मैं यहां पर शो करना चाहूं तो आपने देखा होगा किताबों में इसको इस तरीके से समझाया जाता है ना, कि मान लो तीन वस्तुएं हैं हमारे पास में, ठीक है। तो इस प्रकार की तीन वस्तुएं हमारे पास में हो सकती हैं। तो मैं एक डायग्राम यहां पर आप लोगों को शो कर रहा हूं, और वहां से आपको चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी, राइट। तो ये हमारी तीन वस्तुएं हैं और इनको बहुत स्पेशल तरीके से अरेंज किया जा रहा है, ठीक है। तो यहां से हम लोग डायग्राम ले आते हैं हमारे इस पेज के ऊपर। ठीक, ये लो, ठीक है। तो अब हमारे पास में तीन वस्तुएं हैं। पहली वस्तु है ए, दूसरी वस्तु है बी, और तीसरी वस्तु है सी। आपने देखा ए और बी के बीच में और ए और सी के बीच में जो संपर्क हो रहा है वो एक ऐसे माध्यम के द्वारा हो रहा है जो कि कहलाता है डायाथर्मिक। डायाथर्मिक का मतलब है जो आसानी से ऊष्मा का आदान प्रदान अलाउ कर देता है, ठीक है। एक तरीके से ऊष्मा का चालक आप इसको लिख सकते हो, ठीक है ना। और सर बी और सी के बीच में जो संपर्क हो रहा है वो कैसे माध्यम के द्वारा हो रहा है? इसको अपन बोलते हैं एडियाबैटिक। एडियाबैटिक का मतलब होता है रुद्धोष्म, मतलब जो ऊष्मा को अवरुद्ध कर दे, जो ऊष्मा का आदान प्रदान अलाउ ना करे, ठीक है। तो अब सर बी और सी के बीच में तो किसी भी प्रकार का ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं हो सकता। ए और बी के बीच में हो सकता है और ए और सी के बीच में हो सकता है। कब तक होता रहेगा ऊष्मा का आदान प्रदान?
सर जब तक दोनों तापीय साम्य में ना आ जाए, मतलब जब तक दोनों का तापमान समान ना हो जाए। तो ए और बी के बीच में ऊष्मा का आदान प्रदान हो रहा है जब तक ए और बी का तापमान समान ना हो जाए। जैसे तापमान समान हो जाएगा ऊष्मा का आदान प्रदान रुक जाएगा। ए और सी, इन दोनों के बीच में भी ऊष्मा का आदान प्रदान हो रहा है, कब तक? जब तक ए और सी का तापमान एक दूसरे के समान ना हो जाए, फिर ऊष्मा का प्रवाह यहां पर रुक जाएगा। अब क्या वाकई हमारा शून्यांकी का नियम कार्य करता है या नहीं, ये हम चेक करेंगे कि वाकई शून्यांकी का नियम कार्य करेगा। तो जैसे ही हम बी और सी के बीच में जो एडियाबेटिक वॉल है, जो रुद्धोष्म दीवार आपने खड़ी कर रखी है, उसको हटाकर डायाथर्मिक प्रवाहक दीवार अगर हम यहां पर लगा देंगे, चालक दीवार अगर हम यहां पर लगा देंगे, तो अगर बी और सी तापीय साम्य में हैं, और जो कि हो चुके हैं, क्योंकि बी का तापमान भी ए के बराबर हो चुका है और सी का तापमान भी ए के बराबर हो चुका है, तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि सर बी और सी का तापमान भी बराबर हो चुका है, और अब हमारे शून्यांकी नियम के आधार पर इन दोनों के बीच में किसी प्रकार का ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होना चाहिए। और वाकई ऐसा होता है। अब आप ए और बी के बीच में, ए और सी के बीच में तो रुद्धोष्म दीवार लगा देते हो, एडियाबेटिक वॉल लगा देते हो, राइट। और बी और सी के बीच में आप डायाथर्मिक वॉल लगा देते हो, तो आप देखते हो बी और सी के बीच में किसी प्रकार का कोई ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता। और यहां से एक बार प्रायोगिक रूप से इस बात की पुष्टि हो जाती है कि शून्यांकी का जो नियम है वो तापीय साम्य और तापीय साम्य तापमान के समान होने के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो जो पहला डायग्राम है, तो पहले डायग्राम के अंदर हमें क्या होता हुआ नजर आ रखा है? पहले डायग्राम में हमें होता हुआ नजर आ रखा है कि ए व बी जो हैं वो एक दूसरे के साथ में तापीय साम्य में हैं। ठीक है, इसका मतलब दोनों का तापमान एक दूसरे के समान है। और इसी प्रकार से ए व सी जो हैं वो भी एक दूसरे के साथ में तापीय साम्य में हैं, राइट। इसका मतलब ए और सी का तापमान जो है वो भी आपस में बराबर हो चुका होगा। तो इससे हम सीधा सीधा निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पक्का अगर आप चेक करोगे तो बी व सी भी आपको तापीय साम्य में मिलेंगे, मतलब इनका भी तापमान एक दूसरे के बराबर होगा, तापीय साम्य में होंगे। तो इससे हमने शून्यांकी के नियम की एक बार के लिए प्रायोगिक पुष्टि कर दी। तो यह है आपका पहला नियम जो कि तापमान को और तापीय साम्य को परिभाषित करता है। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। अब हम चलते हैं सर यहां से आगे। अब अपन बात करते हैं ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के बारे में, राइट। तो ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम है वो कोई नया नियम नहीं है, ये ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर ही आधारित है। ये ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर ही आधारित है, सिद्धांत पर ही आधारित है। ठीक भाई, हमने इतना पता लगा लिया कि जो ऊष्मा है ना वो भी एक प्रकार की ऊर्जा ही है, कार्य जो है वो भी एक प्रकार के ऊर्जा का ही रूपांतरण होता है। ऊर्जा होती है तो ही आप कार्य कर पाते हो। तो ऊष्मा गतिकी का मतलब यही होता है कि हम ये चेक करना चाहते हैं कि क्या ऊष्मा, ठीक है, ऊष्मा को कार्य में रूपांतरित किया जा सकता है, क्योंकि दोनों ही एक प्रकार की ऊर्जा को प्रदर्शित करते हैं। तो भैया प्रथम नियम तो कहता है कि बिल्कुल किया जा सकता है, क्योंकि प्रथम नियम के हिसाब से तो आपकी कुल ऊर्जा संरक्षित रहनी चाहिए, आप कुछ भी कर लो। ठीक है, तो प्रथम नियम तो कहता है कि हाँ भाई साहब, कुल ऊर्जा जो है वो संरक्षित रहनी चाहिए, आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है ना। तो यहां पर अगर एक छोटा सा सिस्टम आप बनाओगे, है ना, और यही सिस्टम हम लोग बार बार यूज भी करेंगे, है ना। तो आपने एक बहुत छोटा सा सिस्टम बनाया, ठीक है। पहले तो मैं आपको वो जो सिस्टम है वो डिस्क्राइब कर देता हूं, उसके बारे में बता देता हूं, और फिर उसके बाद में हम लोग बात करेंगे कि ये जो नियम है ये नियम हमें क्या कहना चाहता है। ठीक है, तो एक छोटा सा डायग्राम मैं यहां से आप लोगों के सामने लेके आ रहा हूं, और ये जो डायग्राम है ये आपको काफी कुछ बता देगा। ठीक, ये लो, ये आपके पास में एक डायग्राम आ चुका है। अब ध्यान से समझो कि सर यहां पर क्या क्या दे रखे हैं। तो यहां पर हमने एक पात्र लिया है, एक कंटेनर लिया है, ठीक है ना,
और इसके अंदर हमने आदर्श गैस को भरा है, ठीक है। ये वर्किंग सब्सटेंस भी कहलाती है, आइडियल गैस बोला जाता है अंग्रेजी में इसको। तो हमने यहां पर एक आदर्श गैस को भरा हुआ है, ठीक। अब यहां पर नीचे एक बर्नर है हमारे पास में, जिसके द्वारा हम इस आदर्श गैस को ऊष्मा प्रदान कर सकते हैं। तो हम लोग यहां पर यही कर रहे हैं, हम इस बर्नर के द्वारा इस आदर्श गैस को ऊष्मा प्रदान कर रहे हैं, राइट। तो यहां पर कितनी मात्रा में हम लोग ऊष्मा प्रदान कर रहे हैं वो हम यहां पर लिख देते हैं कि ऊष्मा इसको ऐसे लिख सकते हैं, प्रदान की गई ऊष्मा। तो हमने इस बर्नर के द्वारा डेल्टा क्यू मात्रा में ऊष्मा यहां पर प्रदान करी है, ठीक है ना। अब सर हमने तो ऊष्मा दे दी, अब इस ऊष्मा का दो प्रकार से उपयोग हो सकता है। पहला, एक तो आप गैस का तापमान बढ़ा सकते हो, मतलब उसकी आंतरिक ऊर्जा बढ़ा सकते हो। तो पहला काम यही होगा कि आइडियल गैस का, आदर्श गैस का तापमान बढ़ते हुए आपको नजर आएगा, मतलब उसकी जो आंतरिक ऊर्जा है, इंटरनल एनर्जी, उसके अंदर आपको परिवर्तन होते हुए नजर आएगा। पहला काम तो ये हो सकता है, राइट। तो इसको भी मैं हिंदी के अंदर लिख देता हूं, ठीक है। इसके अंदर भी मैं हिंदी में लिख देता हूं कि यहां पर पहला काम जो आपको होते हुए नजर आ सकता है वो ये है कि ये जो आदर्श गैस आपने ली है, इस आदर्श गैस का तापमान बढ़ेगा, ठीक है। तापमान बढ़ेगा, इसका मतलब आंतरिक ऊर्जा के अंदर आपको परिवर्तन होते हुए नजर आएगा, ठीक है ना। इसका मतलब आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होता हुआ नजर आएगा, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन। कितना परिवर्तन होता हुआ नजर आएगा आपको? सर डेल्टा यू मात्रा में आंतरिक ऊर्जा हमें परिवर्तित होते हुए नजर आएगी, ठीक। तो एक काम तो ये हो सकता है। दूसरा काम क्या हो सकता है कि सर ये जो गैस है ना, ये एक्सपेंड हो जाए, प्रसारित हो जाए। तो अगर ये गैस प्रसारित होगी मतलब आयतन बढ़ेगा, इसका मतलब ये जो पिस्टन आपने लगा रखा है ये ऊपर की तरफ चला जाएगा, मतलब गैस के द्वारा पिस्टन के ऊपर कार्य किया जाएगा, ठीक है। गैस के द्वारा पिस्टन के ऊपर यहां पर कार्य किया जा सकता है। तो एक और काम सर यहां पर क्या हो सकता है कि आपकी जो आदर्श गैस है वो प्रसारित हो सकती है। तो आदर्श गैस का प्रसार यहां पर हो सकता है, ठीक है। और अगर आदर्श गैस प्रसारित होगी तो फिर आपका पिस्टन जो है वो ऊपर की तरफ गति करेगा, मतलब आप आदर्श गैस के द्वारा पिस्टन के ऊपर कार्य कराओगे, राइट। तो कुछ मात्रा में जो हीट है, जो ऊष्मा आपने दी है, वो कार्य में भी रूपांतरित हो सकती है, ठीक है ना। तो यहां पर कितनी मात्रा में कार्य के अंदर परिवर्तन होगा, ठीक है। तो वो ऊष्मा कुछ मात्रा में यहां पर यांत्रिक कार्य में भी आपको रूपांतरित होते हुए नजर आएगी, यांत्रिक कार्य में रूपांतरित होते हुए नजर आएगी। कितना यांत्रिक कार्य यहां पर हो रहा होगा, एक बार के लिए हमने मान लिया डेल्टा डब्ल्यू। तो प्रथम नियम क्या कहता है कि भैया कुल ऊर्जा संरक्षित रहनी चाहिए। अब कुल ऊर्जा संरक्षित रहनी चाहिए, इसका मतलब जितनी मात्रा में आपने यहां पर ऊष्मा प्रदान करी है डेल्टा क्यू, ये एक तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन कर सकती है डेल्टा यू, और एक यांत्रिक कार्य के अंदर रूपांतरित हो सकती है मतलब डेल्टा डब्ल्यू। तो इन दोनों का जो योग है डेल्टा यू का और डेल्टा डब्ल्यू का, वो सदैव किसके बराबर होगा बेटा? वो सदैव डेल्टा क्यू के बराबर होगा। तो ये कहलाता है आपका ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम, ठीक है। अब सर जरूरी थोड़ी ना है कि हमेशा ऊष्मा दी ही जाए, ऊष्मा ली भी तो जा सकती है। जरूरी थोड़ी ना है कि आंतरिक ऊर्जा हमेशा बढ़े ही, तापमान हमेशा बढ़े ही, तापमान घट भी तो सकता है, आप ठंडा भी तो कर सकते हो। सर जरूरी थोड़ी ना कि आदर्श गैस का हमेशा प्रसार ही हो, उसका संपीड़न भी तो हो सकता है। यानी कि
पिस्टन के द्वारा भी गैस पर कार्य किया जा सकता है, तो इसका उल्टा काम भी हो सकता है। तो सर उसको हम कैसे देखेंगे यहां पर, तो हम लोग एक चिन्ह परिपाटी का उपयोग करते हैं, यही इक्वेशन यूज होगी बट चिन्ह परिपाटी के साथ में आपको यूज करना है, तो फिर आप आसानी से हर तरीके की सिचुएशन को यहां पर डील कर सकते हो। तो इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ना वो ये है, और इसका आपको ध्यान में रखना है, ये कहलाती है चिन्ह परिपाटी। ठीक है, तो इस चिन्ह परिपाटी के अनुसार आप डेल्टा क्यू को धनात्मक मानते हो, पॉजिटिव मानते हो। कब सर, जब ऊष्मा निकाय को दी जाती है, सिस्टम को अगर आप ऊष्मा दे रहे हो, ठीक है, इसका मतलब डेल्टा क्यू पॉजिटिव होगा। या फिर ऐसा भी लिखा जा सकता है कि निकाय के द्वारा ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है। तो इन दोनों परिस्थितियों के अंदर तो आप ये कह सकते हो कि सर डेल्टा क्यू जो है उसको लिया जाएगा धनात्मक, इन दोनों परिस्थितियों के अंदर। ठीक, तो ये पहली चिन्ह परिपाटी आप लोगों को ध्यान में रखनी है भाई साहब। ठीक है, इसी प्रकार से जो डेल्टा क्यू है उसको आप ऋणात्मक ले सकते हो। अगर बिल्कुल उल्टा काम हो रहा हो, क्या हो रहा हो, या तो सर अब की बार निकाय से ऊष्मा का निष्कासन हो रहा हो, निष्कासन। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि निकाय के द्वारा ऊष्मा रिलीज करी जा रही हो। ठीक है, निकाय के द्वारा ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा हो। तो इन दोनों परिस्थितियों के अंदर डेल्टा क्यू को नेगेटिव लिया जाता है। ठीक है सर डेल्टा डब्ल्यू का क्या हिसाब किताब है, तो डेल्टा डब्ल्यू को चिन्ह परिपाटी के अनुसार पॉजिटिव लिया जाता है। कब, जब आपकी गैस जो है वो प्रसारित हो रही हो। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि आपका आयतन बढ़ रहा हो। ठीक है, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि निकाय के द्वारा सराउंडिंग पर कार्य किया जाए। तो इन तीनों अवस्थाओं के अंदर आप कह सकते हो कि आपका जो डेल्टा डब्ल्यू है वो पॉजिटिव लिया जाएगा, राइट। और इसका उल्टा भी हो सकता है कि सर डेल्टा डब्ल्यू को नेगेटिव कब लिया जाएगा, तो आप तीन अलग अलग भाषाएं यूज कर सकते हो कि सर गैस का संपीड़न हो रहा हो, कंप्रेशन हो रहा हो, तब डेल्टा डब्ल्यू को नेगेटिव लिया जाता है। इसका मतलब गैस का जो आयतन है वो घट जाना चाहिए। तो अगर आयतन घट रहा हो तो आप कह सकते हो कि डेल्टा डब्ल्यू जो है वो नेगेटिव होगा। और इसको आप उल्टा भी लिख सकते हो कि सराउंडिंग के द्वारा, अब सराउंडिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं आप देख लेना, वातावरण के द्वारा ना, सराउंडिंग के द्वारा निकाय पर कार्य किया जा रहा हो, निकाय पर कार्य किया जाए, तो फिर आप डेल्टा डब्ल्यू को नेगेटिव लेते हो। ठीक है भाई, तो ये चिन्ह परिपाटी आप लोगों को ध्यान में रखनी है। इसी प्रकार से सर ये तीसरी चिन्ह परिपाटी हो गई, ये चौथी चिन्ह परिपाटी हो गई, ये पांचवी चिन्ह परिपाटी बता रहा हूं
कि डेल्टा यू को आप पॉजिटिव लोगे यदि तापमान बढ़ रहा हो। तो तापमान बढ़ रहा है, इसका मतलब डेल्टा यू जो है वो पॉजिटिव होगा। और छठी चिन्ह परिपाटी डेल्टा यू नेगेटिव हो जाएगा अगर तापमान घट रहा है। तापमान के घटने पर, अगर तापमान घट रहा है, तो जब भी आप इस समीकरण का उपयोग करोगे आप हमेशा चिन्ह परिपाटी के अनुसार मान रखोगे। और ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पेज बनने वाला है, क्योंकि बहुत भर भर के सवाल पूछे जाते हैं ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम पर, और हर सवाल जो होगा वो बिना चिन्ह परिपाटी के सॉल्व हो ही नहीं पाएगा। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है। हम ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस सेशन के अंदर, तो आपको बहुत बेहतरीन तरीके से चिन्ह परिपाटी दिमाग के अंदर बैठ जाएगी। तो हर तरीके की भाषा जो यूज करी जाती है क्वेश्चन के अंदर, वो मैंने आपके सामने यहां पर रख दी है। ठीक है भाई, चलो सर, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम सीधा सीधा ऊर्जा को संरक्षित रखना है, चिन्ह परिपाटी आपने बताई दी, हम पूरे तरीके से तैयार हैं इसका सवालों के अंदर उपयोग करने के लिए। अब यहां से आगे बढ़ते हैं कि सर कई बार क्या होता है, ये जो भी परिवर्तन हो रहा है, मतलब आप ऊष्मा दे रहे हो, ये हो रहा है वो हो रहा है, तो इसको है ना पीवी आरेख के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तो पीवी आरेख का मतलब क्या होता है कि जो भी आपने निकाय लिया है, जैसे आदर्श गैस जो आपने ली है, उसका प्रेशर सामान्यतया y अक्ष पर रखा जाता है और उसका आयतन सामान्यतया x अक्ष पर रखा जाता है, और बताया जाता है कि ये किस तरीके से परिवर्तित हो रहे हैं। तो बहुत सारी संभावनाएं हो सकती है। हो सकता है कि शुरुआत में आपका आयतन बहुत कम हो, ठीक है, ये रहा आपका आयतन Vi, और आपका जो प्रेशर है वो काफी ज्यादा हो, P इनिशियल, और फिर आप एक ऐसे प्रक्रम का उपयोग करो कि प्रेशर तो घटने लगे और आयतन बढ़ने लगे। तो यहां पर जाते जाते आप देखोगे आयतन तो बहुत बढ़ चुका है और प्रेशर नीचे आते आते घटते घटते कितना हो चुका है, PF हो चुका है। तो इस प्रकार का प्रक्रम आप यूज कर सकते हो A से लेके B तक जाने के लिए। तो अब अगर कोई आपसे पूछे कि बताओ किया गया कार्य कितना होगा, तो आपको सीधा का सीधा ध्यान रखना है कि सर कार्य का मतलब वैसे तो होता है डेल्टा W का मतलब होता है इंटीग्रेशन ऑफ प्रेशर विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम। कहां से लेके कहां तक, जो भी आपका प्रारंभिक वॉल्यूम है वहां से लेके जो भी आपका अंतिम वॉल्यूम। और सर समाकलन का ग्राफ के अंदर मतलब क्या होता है, समाकलन का ग्राफ के अंदर मतलब होता है घेरा गया क्षेत्रफल, घेरा गया क्षेत्रफल। तो जैसे यहां पर ये जो क्षेत्रफल है ये हम लोगों ने घेरा है इस ग्राफ के द्वारा, ठीक है। तो ये जो घेरा गया क्षेत्रफल है ये किसको प्रदर्शित करेगा, कार्य को प्रदर्शित करेगा। अब नोटिस करो कि सर जब आयतन बढ़ता है तो कार्य कैसा होता है, तो कार्य होता है आपका धनात्मक, ठीक है। तो यहां पर यह ध्यान रखना बेटा कि एक चीज को आप नोट करते रहना कि जो भी प्रक्रम आप ले रहे हो उसमें आयतन बढ़ रहा है या फिर घट रहा है, ठीक है। तो अगर आयतन बढ़ रहा है तो कार्य आपका धनात्मक होगा, मतलब क्षेत्रफल आपको धनात्मक लेना है। और अगर आपका आयतन घट रहा है, आप B से A पर जा रहे हो, ठीक है, तो फिर आप कह सकते हो कि सर फिर तो गड़बड़ हो गई, फिर तो आपका जो क्षेत्रफल है वो कैसा लिया जाएगा, वो लिया जाएगा ऋणात्मक, ठीक है। तो सर A से B तक जाने का मतलब क्या हो गया। अब देखो ये चीज है ना अकेले प्रक्रम में तो फिर भी इतनी ज्यादा उपयोगी नहीं है, लेकिन अगर आप यहां पर साइक्लिक प्रोसेस लेते हो, जैसे कोई चक्रीय प्रक्रम लेते हो, ठीक है, तो चक्रीय प्रक्रम में क्या होगा, जैसे आपके सामने मैं दो ग्राफ रख रहा हूं, ये आपका प्रेशर वाला एक्सिस है और ये आपका वॉल्यूम वाला एक्सिस है, ठीक है। और कुछ इस प्रकार का प्रक्रम है, आप A से जा रहे हो B पर, ठीक है, यहां से जा रहे हो यहां पर और यहां से जा रहे हो यहां पर, इस प्रकार का आपका प्रक्रम है, ठीक है। बिंदु A से जा रहे हो B पर, B से जा रहे हो C पर और C से आ रहे हो वापस A पर। तो ये प्रक्रम कहलाता है चक्रीय प्रक्रम, क्योंकि आप जहां से स्टार्ट हुए थे वहीं पर
जाकर एंड हो रहे हो, राइट। अब ऐसा का ऐसा ही चक्रीय प्रक्रम मैंने एक और बना दिया यहां पर, ऐसा का ऐसा ही चक्रीय प्रक्रम मैंने एक और बना दिया। आप बोलोगे सर दोनों में अंतर क्या है, ठीक है, ध्यान से देखना। आप बोलोगे सर दोनों में अंतर क्या है, तो अब की बार एरोस जो है वो उल्टे हो गए। अब की बार आप कहां से कहां जा रहे हो, आप बी से ए पर जा रहे हो, ए से सी पर जा रहे हो और सी से बी पर जा रहे हो। तो सर अगर घेरा गया क्षेत्रफल देखा जाए वो तो दोनों ही अवस्थाओं में समान होगा। इसमें जितना क्षेत्रफल हम घेर रहे हैं ग्राफ के द्वारा और इसमें जितना क्षेत्रफल घेर रहे हैं हम ग्राफ के द्वारा, ये तो दोनों में समान है। अंतर क्या है यहां पर, तो बेटा ध्यान रखना, एक में आप क्या कर रहे हो, आप जा रहे हो ए से बी मतलब आयतन बढ़ा, फिर जा रहे हो बी से सी आयतन एक समान रहा, और फिर आ रहे हो सी से ए मतलब आयतन घटा। लेकिन जब आयतन बढ़ रहा है वो वाला ग्राफ ऊपर है और जो आयतन घट रहा है वो वाला ग्राफ नीचे है। मतलब कुल मिला के धनात्मक कार्य जो है वो ज्यादा है और ऋणात्मक कार्य जो है वो कम है। जबकि दूसरा वाला जो ग्राफ है उसमें आप आ रहे हो बी से ए, तो जो ग्राफ सबसे ऊपर है, ग्राफ का जो हिस्सा सबसे ऊपर है उसमें आयतन घट रहा है मतलब ऋणात्मक कार्य बहुत ज्यादा हो रहा है। फिर आ रहे हो आप ए से सी, अब इसमें आयतन बढ़ तो रहा है बट ये ग्राफ नीचे चला गया, इसके द्वारा घिरा गया क्षेत्रफल कम होगा, ठीक है ना। इसका मतलब धनात्मक कार्य होगा तो सही बट जो ऋणात्मक कार्य बी से ए वाली प्रोसेस में हुआ था उतना नहीं होगा। तो कुल मिला के आप यहां पर देखोगे कि आपका जो कार्य होगा वो ऋणात्मक होगा। तो अब हमें इतना उलझने की जरूरत नहीं है, हम तो सीधा सीधा ध्यान रख लेंगे कि चक्रीय प्रक्रम में अगर आप दक्षिणावर्त दिशा मतलब घड़ी की दिशा को फॉलो कर रहे हो, कैसी दिशा को फॉलो कर रहे हो, दक्षिणावर्त दिशा को फॉलो कर रहे हो, तब तो आपका जो कार्य होगा डेल्टा डब्ल्यू वो धनात्मक होगा, ठीक है। और अगर आप वामावर्त दिशा को फॉलो कर रहे हो, वामावर्त दिशा का मतलब क्या होता है, घड़ी के उल्टी दिशा, तो इस अवस्था में जो डेल्टा डब्ल्यू होगा वो अपने आप ही क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। आया सबको समझ में। अगर दक्षिणावर्त दिशा है मतलब क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में आप जा रहे हो तब तो कार्य धनात्मक होगा, और वामावर्त दिशा है मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज अगर आप जा रहे हो चक्रीय प्रक्रम में तो फिर आपका कार्य ऋणात्मक हो जाएगा। आया ना सबको समझ में। तो अगर चक्रीय प्रक्रम है तो दक्षिणावर्त वामावर्त देखना है, और अगर एक सिंगल प्रक्रम दे रखा है तो आपको सीधा सीधा देखना है कि आयतन बढ़ रहा है तो कार्य धनात्मक और आयतन घट रहा है तो कार्य ऋणात्मक होगा। ये अपन चिन्ह परिपाटी के अंदर पहले ही बता चुके हैं। तो ये चीज आप लोगों को बहुत अच्छे से समझनी है क्योंकि ये भी आपके बहुत काम आने वाला है। ये जो चीज मैंने आपको बताई ना ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस ग्राफ के ऊपर बेस्ड होते हैं और उसमें छोटी छोटी जानकारियां जो है वो आप लोगों के बहुत ही ज्यादा काम आ सकती है। तो यहां तक की चीजें एकदम क्लियर होनी चाहिए। अगर किसी को कोई भी दिक्कत है तो आप लोग मुझे बता सकते हो। है किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, यहां तक की चीजें क्लियर एकदम, चलो बहुत बढ़िया। अब सर यहां से आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम अलग अलग प्रकार के प्रक्रमों के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला प्रक्रम जो है वो कहलाता है सम आयतनी प्रक्रम। नाम में ही छुपा हुआ है कि आपका आयतन एक समान रहना चाहिए। तो ये एक ऐसा प्रक्रम है जिसमें आयतन जो है वो एक समान रहता है या फिर यूं कह लो नियत रहता है, ठीक। यानी कि आयतन में जो परिवर्तन होगा डेल्टा वी वो कितना हो जाएगा, 0। मतलब ना तो गैस प्रसारित होगी ना ही गैस संपीड़ित होगी। तो सर इसका मतलब तो फिर कार्य भी नहीं होना चाहिए। तो बिल्कुल सही। दूसरा पॉइंट आपको यही ध्यान रखना है कि जो आपका कार्य होता है डेल्टा डब्ल्यू वो भी इस अवस्था में कितना हो जाता है, 0, ठीक। फिर आदर्श गैस समीकरण PV इज इक्वल टू nRT से आप देखोगे तो V अगर नियत है तो बाकी की जो दो राशियां हो गई, ठीक है, कौन सी, एक तो हो गई दाब और एक हो गई तापमान, ये दोनों एक दूसरे के समानुपाती हो जाएगी। मतलब दाब और तापमान के बीच का जो ग्राफ है वो आपको एक सीधी सरल रेखा के रूप में प्राप्त होगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार का ग्राफ आपको प्राप्त होगा कि यहां पर तो जैसे दाब है, ठीक है, और एक तरफ हमने ले लिया किसको, तापमान को ले लिया,
है ना, क्योंकि आयतन तो यहां पर नियत है। ठीक है, तो ग्राफ हमें कैसा प्राप्त होगा, जीरो से। ध्यान रखना बेटा, दाब और तापमान एक दूसरे के समानुपाती है, इसका मतलब ग्राफ की शुरुआत जीरो से होनी चाहिए। ठीक है ना, तो ग्राफ की शुरुआत जीरो से होगी और ग्राफ कैसा हो जाएगा आपका, सीधी सरल रेखा हो जाएगा। तो जैसे ये वाला जो ग्राफ है, इसमें आपने आयतन को कितना रखा है, मान लो V1 रखा है, V1 आयतन पर आपने इस ग्राफ को ड्रॉ किया। मान लो हम सर आयतन अलग ले लेते, V2 आयतन ले लेते, तो फिर आपका ग्राफ बदल जाता, होता तो सरल रेखा ही, बट अब की बार ऊपर या नीचे चला जाता। तो इस पूरे के पूरे ग्राफ के लिए जो आयतन है वो कितना है, V2। तो सर हमें कैसे पता लगेगा V1 ज्यादा है या V2 ज्यादा है, तो यहां पर ध्यान रखना कि जो ढाल होगी, ढाल का मतलब है जैसे ये वाला कोण बन रहा है θ1 और ये वाला कोण बन रहा है, एक कोण बन रहा है θ2 और ये वाला कोण बन रहा है θ1। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि ये जो ढाल होगी ग्राफ की, ठीक है ना, दाब और तापमान के बीच की जो ग्राफ की ढाल होगी, ये ढाल व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगी किसके, आयतन के। मतलब ढाल अगर छोटी है तो इसका मतलब आयतन बड़ा है, और अगर ढाल बड़ी है, बड़ा कोण बन रहा है, इसका मतलब आयतन छोटा है। तो यहां पर आप सीधा सीधा कह सकते हो कि सर θ1 जो है वो तो बड़ा है θ2 की तुलना में, मतलब पहले वाले ग्राफ की ढाल बड़ी है और दूसरे वाले ग्राफ की ढाल छोटी है, तो उल्टा हो जाएगा, V1 जो होगा वो लेस देन V2 हो जाएगा, V1 लेस देन V2 हो जाएगा, क्योंकि ढाल आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है। और सर एक लास्ट चीज मैं और यहां पर आप लोगों को बताना चाहूंगा कि सर अब कार्य तो हुआ नहीं, मतलब जितनी भी मात्रा में हमने ऊष्मा दी वो पूरी की पूरी ऊष्मा किसके रूप में यूज होती है, आंतरिक ऊर्जा के परिवर्तन के रूप में यूज होती है, राइट। तो जो भी हम ऊष्मा प्रदान कर रहे हैं, तो प्रदान की गई ऊष्मा जो होगी, मतलब डेल्टा Q, वो पूरे तरीके से किस में कन्वर्ट हो जाएगी, डेल्टा U में कन्वर्ट हो जाएगी। और सर डेल्टा U का मतलब है तापमान का बढ़ना, और तापमान का बढ़ना जो है वो किस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग होता है वो हम पिछले चैप्टर के अंदर पढ़ चुके हैं। तो यहां पर गैस की मात्रा को नंबर ऑफ मोल्स के अंदर प्रदर्शित किया जाता है, और जो ऊष्माधारिता है उसको विशिष्ट मोलर ऊष्माधारिता तो C से प्रदर्शित किया जाता है, क्योंकि हम एक समान आयतन पर ले रहे हैं तो इसको लिखा जाएगा CV, और कितना तापमान में परिवर्तन हो रहा है उसको हमने यहां पर लिख दिया डेल्टा T। तो पूरी की पूरी जो ऊष्मा हम दे रहे हैं वो तापमान को बढ़ाने के अंदर काम में आ जाती है, राइट। तो यहां पर ध्यान रखना N जो है वो हो गया मोल संख्या, ठीक है, कि कितने मोल आपने गैस ले रखी है, और CV जो है वो नियत आयतन पर विशिष्ट मोलर ऊष्मा धारिता को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया पहला प्रक्रम जिसमें आपका आयतन एक समान रहता है, बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब दूसरे प्रक्रम के बारे में बात करते हैं। तो सर दूसरा प्रक्रम जो है वो कहलाता है हमारा समदाबीय प्रक्रम। जैसा कि नाम में ही आपको स्पष्ट हो चुके कि इस प्रक्रम के अंदर जो दाब है वो नियत रहने वाला है, मतलब दाब में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। अच्छा सर दाब में परिवर्तन नहीं होगा, इसका मतलब अगर आदर्श गैस के समीकरण को देखा जाए तो आयतन जो होगा वो किसके समानुपाती हो जाएगा, तो सर आयतन तापमान के समानुपाती हो जाएगा। सर आयतन तापमान के समानुपाती हो जाएगा, ठीक है भाई। तो इसका मतलब तो क्या हुआ, इसका मतलब दोनों के बीच का जो ग्राफ है, क्या हो गया, ठीक है। इसका मतलब दोनों के बीच का जो ग्राफ है वो एक सीधी सरल रेखा होगा, और उस सरल रेखा की जो ढाल है, तो अगर आप यहां पर आयतन और तापमान का ग्राफ खींचोगे, ठीक है, ठीक है, वो कैसा होगा, एक सरल
रेखा होगा जिसकी शुरुआत कहां से होती हो, मूल बिंदु से होती हो, ध्यान रखना, जिसकी शुरुआत मूल बिंदु से होती हो। और दूसरी चीज कि सर इसकी जो ढाल है, वी टी ग्राफ की जो ढाल है वो अब की बार व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगी किसके, दाब के। ठीक है, तो ग्राफ कैसा दिखाई देगा सर, आपको कुछ इस प्रकार का ग्राफ दिखाई देगा। तो एक तरफ हमने यहां पर आयतन को प्रदर्शित किया है और एक तरफ हमने यहां पर तापमान को प्रदर्शित किया है। ग्राफ 0 से स्टार्ट होगा और सरल रेखा होगा। तो मान लो जैसे ये वाला ग्राफ आपने P1 दाब के ऊपर बनाया, फिर ये वाला जो ग्राफ है ये P2 दाब के ऊपर बनाया गया, राइट। तो ये वाला जो कोण है ये θ2 है और ये वाला जो कोण है ये θ1 है। तो आप सीधा सीधा देख रहे हो कि सर यहां पर तो θ1 जो है वो बड़ा है θ2 के कंपैरिजन में, इसका मतलब P1 जो होगा वो छोटा हो जाएगा P2 के कंपैरिजन में। ये भी हमें यहां से पता चल गया। अब आते हैं मेन चीज के ऊपर कि सर दाब नियत है, मान लिया, तो कार्य कितना होगा, यहां पर कितनी मात्रा में यहां पर ऊष्मा जो है वो कार्य के अंदर रूपांतरित होगी, ये हम लोगों से पूछा जा सकता है, राइट। तो अगर यहां पर बात करी जाए कार्य की, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, तो सर यहां पर जो कार्य होगा मतलब डेल्टा डब्ल्यू, तो हम पी डीवी का इंटीग्रेशन करते हैं, समाकलन, तो सर पी तो कांस्टेंट है, तो सीधा सीधा दाब जो है वो तो आ जाएगा बाहर, और सिर्फ आयतन में परिवर्तन, मतलब फाइनल आयतन माइनस प्रारंभिक आयतन, इससे आपको गुणा कर देना है। सर पीवी जो होता है वो तो एनआरटी के इक्वल होता है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एन आर आ जाएगा कॉमन और अंदर आ जाएगा आपका टी एफ फाइनल तापमान माइनस इनिशियल तापमान, यानी कि इसको एन आर डेल्टा टी भी आप लिख सकते हो। ठीक है भाई, तो इतना मात्रा में आपको कार्य करना पड़ेगा। अच्छा सर एक और चीज बता दो फिर आप कि सर इतनी मात्रा में तो कार्य किया, अब आंतरिक ऊर्जा में कितना परिवर्तन होगा, राइट। तो यहां पर डेल्टा क्यू जो है, प्रदान की गई जो ऊष्मा है, प्रदान की गई जो ऊष्मा है उसको आप ऐसे लिख सकते हो कि डेल्टा क्यू जो होगा वो हो जाएगा एन। अब की बार ऊष्मा धारिता आप ले रहे हो सीपी, समान दाब के ऊपर ले रहे हो, और जो भी आपका तापमान के अंदर परिवर्तन हुआ है दैट इज डेल्टा टी। ठीक है, और सर इसका एक हिस्सा कार्य में परिवर्तित हो चुका है, एक हिस्सा आंतरिक ऊर्जा को परिवर्तित करने का कार्य करेगा। तो आंतरिक ऊर्जा में जो परिवर्तन होगा वो हमें पहले ही पता है कि सर डेल्टा यू जो होता है वो तो एन सीवी मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी के इक्वल होता है। तो ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, कितनी मात्रा में कार्य होने वाला है, ठीक है, कितनी मात्रा में हमने ऊष्मा प्रदान करी है, और कितनी मात्रा में आपकी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन हो रहा है। अब एक चीज मैं आपको बताता हूं, ठीक है, कि ये जो विशिष्ट ऊष्मा धारिता है, तो दो प्रकार की ऊष्मा धारिताएं हम लोगों ने यूज करी, ठीक है। तो जैसे हमने लिखा एक समान आयतन पर अगर आप ऊष्मा धारिता की बात कर रहे हो तो इसको हमने लिखा है सीवी, और एक समान दाब पर अगर आप ऊष्मा धारिता की बात कर रहे हो तो एक समान दाब पर अगर आप ऊष्मा धारिता की बात कर रहे हो तो इसको लिखा है हमने सीपी। सर एक और चीज हमें यहां से समझ में आ गई कि जो सीपी होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा सीवी प्लस आर के बराबर। क्यों? क्योंकि डेल्टा क्यू एन सीपी डेल्टा टी, डेल्टा यू एन सीवी डेल्टा टी, और डेल्टा डब्ल्यू एन आर डेल्टा टी। तो एन डेल्टा टी सब जगह से कट जाएगा, सीपी किसके बराबर रह जाएगा, सीवी प्लस आर के बराबर रह जाएगा, राइट। फिर एक और चीज आपको ध्यान में रखनी है कि सर इनका जो अनुपात है सीपी का और सीवी का जो अनुपात है वो कहलाता है गामा। तो अलग अलग प्रकार की गैसों के लिए इस गामा का मान अलग अलग होता है, राइट। जैसे अगर आप मोनो एटॉमिक गैस ले रहे हो, ठीक है, एकल आणविक गैस ले रहे हो,
इसके लिए इसका मान होता है 5/3। ठीक है, अगर आप द्विपरमाणुक गैस ले रहे हो तो इसके लिए इसका मान हो जाता है 7/5। और अगर आप बहुपरमाणुक गैस ले रहे हो तो इसके लिए इसका मान हो जाता है 4/3। तो अलग अलग प्रकार की गैसेस के लिए CP/CV मतलब गामा का मान अलग अलग होता है। अब सर ये मान आया कहां से, ये सब कुछ आप समझोगे, बहुत अच्छे से समझोगे हमारे अगले चैप्टर के अंदर, राइट। बट फिलहाल के लिए आपको एज अ फैक्ट ये चीजें ध्यान में रखनी, ठीक। तो सर इससे तो एक और बढ़िया चीज हमें मिल गई कि अगर हम चाहें तो हम CV को कैसे लिख सकते हैं। हम चाहें तो सर CV को लिख सकते हैं सीधा सीधा, अगर R के रूप में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं R/Γ-1, ऐसे लिख सकते हैं CV। सर कैसे लिखा आपने CV, तो सर मैंने देखो यहां पर CP/CV कर लिया, ठीक है, तो वो तो बन गया गामा। फिर इसको भी CV से विभाजित किया, तो CV से CV को विभाजित किया तो बन गया 1, और यहां पर बचा R/CV। तो ऐसे आपने देखा R/CV जो होगा वो Γ-1 के इक्वल हो जाएगा, तो वहां से आपने CV निकाल लिया, R/Γ-1 के इक्वल हो जाएगा। और इसी प्रकार से, और ये आपको डायरेक्ट याद रखना है बेटा, CP जो है इसको भी लिखा जा सकता है सीधा सीधा Γ-R/Γ-1, ये लिखा जा सकता है। तो ऐसे CP और CV को आप लिख सकते हो, ठीक है सर। तो सर अगर ऐसा लिखा जा सकता है तो अब एक और चीज हमें यहां से नजर आएगी समदाबीय प्रक्रम के लिए, ठीक है। अगर हमसे पूछा जाए कि बताओ समदाबीय प्रक्रम में कितने प्रतिशत, कितना प्रतिशत कार्य में रूपांतरण हुआ है ऊर्जा का, भाई समदाबीय प्रक्रम में जो आप ऊष्मा दे रहे हो उसका कार्य में भी रूपांतरण हो रहा है और उसका आंतरिक ऊर्जा के परिवर्तन में भी रूपांतरण हो रहा है। तो आपसे प्रतिशत के रूप में पूछा जा सकता है कि बताओ कितनी प्रतिशत ऊष्मा जो आपने दी है वो कार्य में रूपांतरित हो जाएगी। तो उसके लिए आप क्या करोगी, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, डेल्टा W को पहले तो डेल्टा Q से विभाजित कर लेंगे और इसको हम 100 से गुणा कर देंगे। सर डेल्टा W का मतलब क्या होता है, NR∆T, और सर डेल्टा Q का मतलब क्या होता है, NCP∆T। इसको हम 100 से गुणा कर लेंगे, N से N चला गया, डेल्टा T से डेल्टा T चला गया, और CP की जगह आप क्या लिख सकते हो, तो सर R CP की जगह लिखा जा सकता है Γ-R/Γ-1 गुणा 100। तो यहां पर कितना प्रतिशत परिवर्तन हो जाएगा, तो Γ-1 रह जाएगा ऊपर, डिवाइडेड बाय गामा गुणा 100, इतना प्रतिशत आपका कार्य में रूपांतरण हो जाएगा। और ऐसे ही आपसे पूछा जा सकता है कि बताओ कितनी प्रतिशत ऊष्मा जो आपने दी है उसका आंतरिक ऊर्जा के रूप में रूपांतरण हो। तो सर इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, आपकी बार इसके लिए हम लोग डेल्टा U को सबसे पहले डेल्टा Q से विभाजित करेंगे और 100 से गुणा कर देंगे। सर डेल्टा U का मतलब होता है NCV∆T, और नीचे आ जाएगा आपका NCP∆T, ठीक है, और गुणा 100। तो N से N चला गया, डेल्टा T से डेल्टा T चला गया, तो सीधा सीधा आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय गामा गुणा 100। इतने प्रतिशत कार्य में और इतने प्रतिशत आपकी आंतरिक ऊर्जा में रूपांतरित हो जाएगा। आ रहा है सबको समझ में? तो ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि अक्सर आप लोगों से पूछे जाते हैं और आप अब इनका डायरेक्ट आंसर कर सकते हो। सिर्फ आपको गामा का मान पता होना चाहिए। तो गामा का विभिन्न प्रकार की गैसेस के लिए मान कितना होता है ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब आपको एक और स्पेशल हथियार बताता हूं, राइट, कि मान लो
यदि किसी प्रक्रम में, यदि किसी प्रक्रम में पी वी की पावर x जो है वो नियत हो, x का मान कुछ भी दिया जा सकता है आपको, ठीक है, तो इस प्रक्रम के लिए, तो इस प्रक्रम के लिए विशिष्ट मोलर ऊष्माधारिता कितनी होगी, ये आप लोगों से पूछा जा सकता है। जैसे एक समान आयतन पर सीवी होती है ना, जिसको अपन आर अपॉन गामा माइनस वन लिख सकते हैं। एक समान दाब पर सीपी होती है, जिसको अपन गामा आर अपॉन गामा माइनस वन रख सकते हैं। तो वैसे अगर मान लो पी वी की पावर एक्स किसी प्रक्रम में नियत हो, तो बताओ उसके लिए विशिष्ट ऊष्माधारिता कितनी होगी, राइट। तो वैसे तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला ध्यान रख सकते हो, ठीक है ना, इसकी कोई डेरिवेशन के अंदर जाने की जरूरत नहीं है, बट अगर आप चाहो तो डेरिवेशन के अंदर भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सर पी वी की पावर एक्स नियत है, तो अगर हम अवकलन करें तो एक बार p नियत रहेगा आपका, और v की पावर x का अवकलन हो जाएगा, x आ जाएगा आगे, v की पावर x माइनस वन चला जाएगा, ठीक है, मतलब पावर आगे आ गई, पावर घट गई, ठीक है ना। और किसके सापेक्ष करा है हमने, आयतन, तो यहां पर आ जाएगा dv या डेल्टा v लिख सकते हो, ठीक है ना, तो इसको अपन डेल्टा v लिख देते हैं, ठीक है। सर अब पहले हमने दाब को नियत रखा, आयतन का अवकलन करा, अब की बार हम क्या करेंगे, अब की बार हम लोग यहां पर, अब की बार हम लोग क्या करने वाले हैं सर, अब की बार हम लोग आयतन को, मतलब v की पावर x को नियत रखने वाले हैं, और हम क्या करने वाले हैं दाब का, तो दाब का जो अवकलन हो जाएगा वो हो जाएगा डेल्टा p, और क्योंकि नियत है तो नियत राशि का अवकलन कितना होता है, 0 होता है। तो ये चीज हमें यहां से पता चल गई। अब इसका हमें उपयोग करना है, तो हम देखेंगे यहां से कि जो डेल्टा p है, ठीक है, तो किया गया कार्य पी वी की पावर x बराबर नियत हो, तो हमें c निकालना है, अच्छा छोड़ो ऐसे भी मत करो, और भी आसान है, ये तो अपन किसी और ही दिशा में चले गए। तो सर हम सबसे पहले डेल्टा W निकाल लेते हैं, तो डेल्टा W कितना हो जाएगा, तो सर डेल्टा W हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ प्रेशर, तो प्रेशर हो जाएगा नियत राशि बटे v की पावर x गुणा dv, ये आपका डेल्टा W को प्रदर्शित करेगा, राइट। तो डेल्टा W यहां पर कितना आ जाएगा, तो सर नियत राशि तो है ही है, ठीक है, और v की पावर x को अगर आप ऊपर लाओगे तो v की पावर माइनस एक्स हो जाएगा, तो यहां पर समाकलन हो जाएगा v की पावर माइनस एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाय माइनस एक्स प्लस वन, इतना हो जाएगा आपका समाकलन, राइट। तो ये हो गया आपका डेल्टा W। अगर आप चाहो तो लिमिट लगा सकते हो प्रारंभिक आयतन से लेके अंतिम आयतन तक, तो डेल्टा W जो होगा वो हो जाएगा, यहां पर अगर आप लिमिट्स रखोगे प्रारंभिक आयतन VI से लेके अंतिम आयतन VF तक, तो ये बन जाएगा आपका नियत राशि बटे V की पावर, नियत राशि बटे v की पावर x, और ऊपर रह जाएगा v, तो ये आ जाएगा v फाइनल पहले रखा डिवाइडेड बाय वन माइनस एक्स, और माइनस का v इनिशियल डिवाइडेड बाय वन माइनस एक्स। भाई v की पावर x माइनस एक्स प्लस वन जो है ना, उसको मैंने दो हिस्सों में तोड़ लिया, एक बन गया v की पावर माइनस एक्स, जिसको आप नीचे ले जा सकते हो तो v की पावर x बन जाएगा, ठीक है ना, और एक हो जाएगा आपका सीधा सीधा v, ठीक है, तो उसको मैंने यहां पर अलग कर लिया। अच्छा यहां पर लेकिन v की पावर x को अपन बाहर नहीं ले सकते, क्योंकि अपनों को लिमिट भी लगानी है, ठीक है, तो इसको अंदर ही लिखो, है ना, इसको अंदर ही लिखो, तो एक जगह आ जाएगा नियत राशि, जो भी आपकी नियत राशि है बटे वी एफ की पावर x, और एक जगह आ जाएगा
नियत राशि बटे वी आई की पावर एक्स, ये आ जाएगा। अच्छा सर, नियत राशि बटे आयतन जो है वो किसके बराबर होता है? वो तो सर पी के बराबर है यहां पर। तो यहां पर डेल्टा डब्ल्यू को ऐसे कुछ लिखा जा सकता है, पी एफ गुणा वी एफ बटे 1 माइनस एक्स माइनस पी आई वी आई बटे 1 माइनस एक्स। अब पी एफ वी एफ का मतलब हो जाएगा आदर्श गैस समीकरण के हिसाब से एन आर टी है, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका एन आर डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स गुणा टी एफ माइनस टी आई, यानी कि डेल्टा डब्ल्यू को लिखा जा सकता है एन आर डेल्टा टी बटे 1 माइनस एक्स। तो ये आपके पास में डेल्टा डब्ल्यू आ चुका है, ठीक है। इसी प्रकार से सर डेल्टा यू किसके बराबर होता है? एन सीवी डेल्टा टी, और सीवी को आप लिख सकते हो आर अपॉन गामा माइनस 1। तो एन इंटू आर अपॉन गामा माइनस 1 गुणा डेल्टा टी, ये आप लिख सकते हो डेल्टा यू को। तो सर डेल्टा क्यू जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? वो इन दोनों के योग के बराबर हो जाएगा। तो एक पेज अपन यहां पर और ऐड कर लेते हैं। तो सर डेल्टा क्यू जो होगा इसको हम लिख सकते हैं एन गुणा जो भी उस प्रक्रम की ऊष्माधारिता है सी गुणा डेल्टा टी, और वैसे ये किसके बराबर हो जाएगा? डेल्टा डब्ल्यू और डेल्टा यू के योग के बराबर हो जाएगा। तो एन गुणा सी गुणा डेल्टा टी किसके बराबर आ जाना चाहिए? एन आर डेल्टा टी बटे 1 माइनस एक्स प्लस एन आर डेल्टा टी बटे गामा माइनस 1 के बराबर आ जाना चाहिए। एन डेल्टा टी एन डेल्टा टी एन डेल्टा टी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो उस प्रक्रम की जो ऊष्माधारिता होगी वो हो जाएगी आर डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स प्लस आर डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1। ये आपको फॉर्मूला हमेशा के लिए ध्यान में रखना है। तो ये बन जाएगा आपका एक बहुत ही पावरफुल हथियार। जैसे उदाहरण के तौर पर मैंने कहा कि मान लो पी वी की पावर 2/3 जो है वो नियत है, ठीक है। और गैस कैसी दे रखी है आपको? गैस आपको दे रखी है एकल परमाणविक गैस दे रखी है। मतलब गामा का मान कितना हो गया? 5/3 हो गया। तो बताओ इस प्रक्रम के लिए जो विशिष्ट मोलर ऊष्मा धारिता का मान होगा वो कितना होगा, ये आप लोगों से पूछा गया। तो अब आपको सीधा सीधा क्या मिल गया? सर हमें यहां पर x का मान मिल गया, कितना है? 2/3, और हमें यहां पर गामा मिल गया 5/3। खेल खत्म। सीधा सीधा c जो होगा वो किसके बराबर आ जाएगा? r डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2/3, और सर गामा जो है तो ये हो जाएगा r बटे 5/3 माइनस 1। तो c का मान आ जाएगा, 1 में से 2/3 गए तो 1/3 बचेंगे, तो 3r/1 बच जाएगा एक तरफ, तो प्लस 5/3 में से 1 गए तो 2/3 बचेंगे, तो 3r/2 बच जाएगा। तो 3 दूनी 6 और 3 9, तो 9r डिवाइडेड बाय 2 मतलब 4.5r इतनी आपकी ऊष्माधारिता होगी इस प्रक्रम के लिए। ये आप यहां से निकाल सकते हो। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को भर भर के पूछे जा सकते हैं, और ये आप लोगों को अच्छे से ध्यान में रखना है, राइट। तो ये जो ऊष्माधारिता है इसके बारे में हम लोगों ने बहुत सारी बातें कर ली, और सारे के सारे हथियार जो मतलब अब आप नोटिस करोगे कि जब आप क्वेश्चन करने जाओगे ना, आपको लगेगा यार ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया हमारे लिए, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, सर ने डायरेक्ट हथियार हमें यहां पर दे रखा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करी है हम लोगों ने, ठीक है ना। इनका आप लोगों को विशेष ख्याल रखना है। ठीक है भाई, चलो अब यहां से आगे चलते हैं और कुछ प्रक्रमों के बारे में बात करते हैं। तो एक प्रक्रम होता है जिसको अपन बोलते हैं समतापीय प्रक्रम। तो नाम में ही छुपा हुआ है कि सर इस प्रक्रम के लिए जो तापमान होगा वो नियत रखा जाएगा, मतलब तापमान में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा। अब सर तापमान में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा
इसका मतलब आंतरिक ऊर्जा का जो परिवर्तन है वो भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और सर आंतरिक ऊर्जा का परिवर्तन अगर 0 हो गया तो जितनी भी ऊष्मा आप दे रहे हो वो सारी की सारी कार्य करने के काम में आ जाएगी। अब कार्य कितना होगा ये पता लगाना हमें यहां पर एक इंपॉर्टेंट टास्क हो गया। तो वैसे तो मैं आपको बता देता हूं, कार्य हो जाएगा आपका एन आर टी लॉग नेचुरल वी फाइनल डिवाइडेड बाय वी इनिशियल। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, एन आर टी लॉग नेचुरल पी इनिशियल डिवाइडेड बाय पी फाइनल, ऐसे भी आप लिख सकते हो। सर आया कहां से, तो आदर्श गैस समीकरण को अगर आप यूज करोगे तो आप देखोगे कि सर तापमान अगर नियत है तो P और V का जो गुणनफल है वो क्या हो गया, नियत हो गया। इसका मतलब दाब जो है वो आयतन के व्युत्क्रमानुपाती हो गया, और दाब को हमने नियत बटा V रख के ही समाकलन किया और उससे हमने कार्य का मान निकाला है। तो वो डेरिवेशन वगैरह में हमें जाने की जरूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज जो है वो यहां पर अपन यहां पर देख रहे हैं कि सर ग्राफ जो होगा ना P और V के बीच में, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच का जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा कि एक तरफ जहां पर हम वॉल्यूम बढ़ाते जाएंगे तो प्रेशर घटता चला जाएगा। तो शुरुआत में मान लो आपका वॉल्यूम बहुत कम है, वी आई है, तो प्रेशर बहुत ज्यादा होगा, ठीक है, पी आई। लेकिन जैसे जैसे आप वॉल्यूम बढ़ाते जाओगे आपका प्रेशर कम होता जाएगा। जैसे मान लो आप बढ़ाते 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 यहां पर आ गए, यहां पर वॉल्यूम वी एफ है, तो यहां पर प्रेशर कितना हो जाएगा बेटा, यहां पर प्रेशर पी एफ हो जाएगा। तो ये जो ग्राफ है ये व्युत्क्रमानुपाती का ग्राफ हमें यहां पर नजर आएगा। आ रहा है सबको समझ में? तो जब तापमान नियत रहता है तो आयतन बढ़ाने पर दाब घटता है और आयतन को घटाने पर दाब बढ़ता है। ये चीज आप लोगों को ध्यान में रख लेंगे, ठीक है भाई। तो यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत हो तो मुझे यहां पर एक बार के लिए बता सकता है। मतलब देखो मेन चीज क्या है कि आप लोगों को ये ध्यान होना चाहिए कि किस प्रक्रम के अंदर क्या होने वाला है, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है। चलो भाई, जितनी भी हीट हमने दी वो कार्य में कन्वर्ट हो गई, सारी की सारी चीजें हम लोगों ने देखी। अच्छा, इसके लिए अगर मान लो कोई हमसे पूछ ले कि बताओ समतापीय प्रक्रम के लिए, कि बताओ समतापीय प्रक्रम के लिए मोलर विशिष्ट ऊष्माधारिता का मान कितना होगा समतापीय प्रक्रम के लिए। तो सर हमने पिछले चैप्टर के अंदर पढ़ा था कि विशिष्ट ऊष्माधारिता का मतलब क्या होता है कि किसी भी पदार्थ का अगर तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है तो हमें कितनी ऊष्मा देनी होगी। अब आप बोल रहे हो कि सर यहां पर तो तापमान नियत है, मतलब अगर आप अनंत मात्रा में भी ऊर्जा दे दोगे तो भी तापमान नहीं बढ़ने वाला, यानी कि इसकी ऊष्माधारिता जो है वो अनंत, जितनी ज्यादा हो सकती है उतनी ज्यादा होनी चाहिए। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आप लोगों से पूछी जा सकती है, अनंत। बाकी जो पिछला हमारा फॉर्मूला था उसके अंदर भी आप रख सकते हो कि सर पी वी नियत है तो v की पावर कितनी हो गई 1, तो आप x का मान जैसे 1 रखोगे अपने आप ही आपका आंसर कितना आते हुए नजर आ जाएगा, आपको इनफाइनाइट आते हुए नजर आ जाएगा। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है। अच्छा सर, P और V एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है, इसीलिए अगर आप इनिशियल प्रेशर और फाइनल प्रेशर का अनुपात लोगे तो ये आपको उल्टा नजर आएगा, फाइनल वॉल्यूम और इनिशियल वॉल्यूम के अनुपात के बराबर नजर आएगा। तो ये सारी की सारी चीजें हमें समतापीय प्रक्रम की ओर इशारा करती है, राइट। एक और प्रक्रम के बारे में बात करते हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रुद्धोष्म प्रक्रम कहलाता है ये। इसको अपन बोलते हैं एडियाबैटिक, क्या बोलते हैं अपन इसको, एडियाबैटिक प्रोसेस बोलते हैं। अच्छा बाय द वे सबका मैं अंग्रेजी नाम भी बता देता हूं, इसको बोला जाता है आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है, ताकि आप अंग्रेजी की किसी किताब के क्वेश्चन भी कर पाओ। इसको बोला जाता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है।
समदाबीय प्रक्रम को बोला जाता है आइसोबारिक, क्योंकि बार जो होता है वो दाब का मात्रक होता है, ठीक है। और सम आयतनी प्रक्रम को बोला जाता है आइसोकोरिक प्रोसेस, ठीक है भाई। तो ये सारी की सारी चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। तो अब अपन बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट प्रक्रम के बारे में, जिसका नाम है रुद्धोष्म प्रक्रम। अब देखो, रुद्धोष्म प्रक्रम में कोई भी चीज नियत है ऐसा नहीं, इसमें एक चीज हमने रोक दी, रुद्ध ऊष्म, इन दो शब्दों से मिलकर बना है, मतलब हमने ऊष्मा का प्रवाह रोक दिया। इसका मतलब डेल्टा क्यू जो है वो हमने रख दिया 0। किसी प्रकार का कोई ऊष्मा का आदान प्रदान हो ही नहीं रहा निकाय और वातावरण के बीच में, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। ना तो आप ऊष्मा दे रहे हो, ना ही आप ऊष्मा ले रहे हो। तो सर ये तो फिर क्या होगा सर? तो ऐसी अवस्था में जब आपका डेल्टा क्यू 0 है, ऐसी अवस्था के अंदर आप देखोगे कि जो डेल्टा डब्ल्यू होगा वो माइनस डेल्टा यू के इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब अगर मान लो सर धनात्मक कार्य हो रहा है, मतलब गैस प्रसारित हो रही है, तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन ऋणात्मक होगा, मतलब तापमान घटेगा। तो अगर आप रुद्धोष्म प्रक्रम में गैस को प्रसारित कर रहे हो, ठीक है, तो अगर गैस का रुद्धोष्म बिना ऊष्मा का आदान प्रदान किए प्रसार हो रहा है, ठीक है, तो आपको तापमान घटते हुए नजर आएगा, ठीक है। और सर अगर गैस का रुद्धोष्म संपीड़न किया जाए तो तब क्या होगा? तो सर कार्य ऋणात्मक हो गया, और अगर कार्य ऋणात्मक हो गया तो डेल्टा यू धनात्मक हो जाएगा, मतलब तापमान बढ़ते हुए आपको नजर आएगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो सर ये मतलब कब संभव होगा ऐसा कि मतलब बिना ऊष्मा का आदान प्रदान करे ही तापमान बढ़ जाए या घट जाए? तो ऐसा तब संभव होगा जब आपकी सडन प्रोसेस हो, ठीक है। तो अचानक से घटित होने वाले जो प्रक्रम है, अचानक से घटित होने वाले प्रक्रम जो हैं, ये रुद्धोष्म प्रक्रम माने जा सकते हैं। अचानक से घटित होने वाले प्रक्रम क्या माने जा सकते हैं बेटा? रुद्धोष्म प्रक्रम, क्योंकि इतना कम समय मिला कि ऊष्मा का आदान प्रदान हो ही नहीं पाया। तो अचानक से घटित होने वाले जो प्रक्रम है उनको रुद्धोष्म प्रक्रम माना जा सकता है, ठीक है सर। यहां तक की बातें क्लियर है। अब हम थोड़ा सा और गहराई में उतरेंगे रुद्धोष्म प्रक्रम के, ठीक है। तो सबसे पहले तो अपन ये देखेंगे कि सर जो किया गया कार्य है वो किसके बराबर हो जाएगा, और इनके लिए प्रेशर और वॉल्यूम के बीच का जो संबंध होगा वो कैसा होगा, वो हम लोग यहां पर सबसे पहले इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करते हैं। तो सर सबसे पहली चीज कि इन प्रक्रमों के लिए जो प्रेशर और वॉल्यूम की पावर गामा है, अब ये कहां से आया उसमें जाने की हमें जरूरत नहीं है, डेरिवेशन में जाने की जरूरत नहीं है, बट ये हमेशा आपको नियत नजर आएगा। अब इसको आप चाहो तो आप और तरीके से भी लिख सकते हो, आप इसको टेम्परेचर और वॉल्यूम के रूप में भी लिख सकते हो। भाई पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है ना, तो आप पी की जगह एनआरटी अपॉन वी लिख दो, ठीक है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि टेम्परेचर और वॉल्यूम की पावर गामा -1 जो है, इन दोनों का प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए? नियत होना चाहिए। या फिर आप इसको प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में के रिलेशन के रूप में भी लिख सकते हो, तो V की जगह आप nRT अपॉन P लिख दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा T की पावर गामा रह जाएगा ऊपर, और P की पावर हो जाएगा गामा -1, ये रह जाएगा नीचे, ये भी हो जाएगा नियत। तो रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए अगर प्रेशर और वॉल्यूम की बात करी जाए तो ये वाली चीज याद रखनी है, टेम्परेचर और वॉल्यूम की बात करी जाए तो ये वाली चीज याद रखनी है, और टेम्परेचर और प्रेशर के रूप में बात करी जाए तो आपको ये वाली चीज याद रखनी है।
हम क्योंकि पीवी आरेख बनाते हैं, और भी आरेख बनाए जा सकते हैं, बट क्योंकि सामान्यतः पीवी आरेख बनाए जाते हैं तो प्रेशर और वॉल्यूम के बीच का जो आरेख होगा वो कैसा नजर आएगा। तो एक तरफ हमने ले लिया प्रेशर और एक तरफ हमने ले लिया वॉल्यूम। ठीक है, तो सर वही वाली बात कि जैसे जैसे आप वॉल्यूम को बढ़ाओगे, गामा क्योंकि एक से बड़ा होता है, तो अब की बार तो आपको और भी तेजी से प्रेशर घटता हुआ नजर आएगा। मतलब मान लो यहां पर थे हम लोग शुरुआत में, ठीक है, ये आपका इनिशियल प्रेशर था, ठीक है, और ये आपका इनिशियल वॉल्यूम था, राइट। हम समतापीय प्रक्रम की बात करते हैं सबसे पहले, ठीक है, कि सर हम समतापीय रूप से आयतन बढ़ाते हैं, तो आयतन बढ़ाते हैं तो प्रेशर जो है वो घट जाता है। तो इस आयतन तक आते आते, फाइनल वॉल्यूम तक आते आते आपका प्रेशर जो है वो घट के कितना हो जाता है सर, इतना हो जाता है। तो ये हो गया P फाइनल इन समतापीय मतलब आइसोथर्मल। ठीक है, कि सर समतापीय प्रक्रम में आपका फाइनल वॉल्यूम इतना होगा जब अपन, फाइनल प्रेशर इतना होगा जब अपन वॉल्यूम को बढ़ाते बढ़ाते VF तक ले जाएंगे। अब रुद्धोष्म प्रक्रम क्या कर रहा है कि अब की बार प्रेशर जो है वो वॉल्यूम की पावर गामा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब वॉल्यूम की पावर गामा, गामा एक से बड़ा होता है तो आपको और भी तेजी से प्रेशर घटता हुआ नजर आएगा। तो यहां पर अगर आप नोटिस करोगे तो आप देखोगी कि अब की बार शुरुआत तो यहीं से होगी, लेकिन आप समान आयतन में परिवर्तन करोगे तो आपको प्रेशर और ज्यादा मात्रा में घटते हुए नजर आएगा। इतना होगा आपका प्रेशर फाइनल फॉर रुद्धोष्म प्रक्रम। तो PF फॉर रुद्धोष्म प्रक्रम आपको इतना यहां पर नजर आएगा। तो अगर आप दोनों को हैंड इन हैंड कंपेयर करते हो तो ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई कि सर एक में प्रेशर में जो गिरावट आ रही है आयतन को बढ़ाने पर वो इतनी तेजी से नहीं आ रही। तो ये हो जाएगा आपका समतापीय प्रक्रम, ठीक है। और सर एक में गिरावट बहुत तेजी से आ रही है तो ये हो जाएगा आपका रुद्धोष्म प्रक्रम। तो दिखने में दोनों का ग्राफ एक जैसा होगा, लेकिन रुद्धोष्म प्रक्रम के अंदर जो गिरावट आएगी वो बहुत तेजी से आएगी। ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है, राइट। अच्छा सर एक और चीज हम यहां पर देख लेते हैं कि हमारा जो कार्य होगा डेल्टा W वो कितना होगा। तो अगेन इसका मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूं, इसकी डेरिवेशन के अंदर हम लोग नहीं जाएंगे। PF VF माइनस PI VI डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1, ठीक है। सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, PI VI माइनस PF VF अपॉन गामा माइनस 1 आएगा, राइट। और सर PI VI की जगह आप क्या लिख सकते हो, NRTI लिख सकते हो, और PF VF की जगह आप NRTF लिख सकते हो। तो डेल्टा W को ऐसे भी लिखा जा सकता है NR अपॉन गामा माइनस 1, और अंदर रह जाएगा आपका TF TI प्रारंभिक तापमान TI माइनस TF। इस प्रकार से आप कार्य की गणना कर सकते हो रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए। तो सर ये जो रुद्धोष्म प्रक्रम है जिसमें किसी भी प्रकार का ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं हो रहा, ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये थोड़ा सा दिमाग को एक्सेप्टेड नहीं होता कि आप बिना ऊष्मा दिए लिए कैसे तापमान बढ़ा सकते हैं, कैसे तापमान घटा सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है। अब मैं कुछ स्पेशल पॉइंट्स बताने वाला हूं आपको रुद्धोष्म प्रक्रम के, ठीक है ना। तो जैसे कई बार ना बिल्कुल उल्टा भी घुमा दिया जाता है, ठीक है, कि सर मान लो ऐसा कुछ दे दिया जाए कि अब की बार ग्राफ आपको ड्रॉ करना है, एक तरफ है प्रेशर, ठीक है, और एक तरफ है वॉल्यूम, ठीक है। दो ग्राफ दिए हुए हैं, एक ग्राफ ऐसा दिखाई दे रहा है जिसको आपने सफेद कलर से प्रदर्शित किया है, और एक ग्राफ जो है वो यहीं से स्टार्ट हो रहा है बट वो जा रहा है यहां तक, इसको आपने पीले कलर से प्रदर्शित किया। दोनों ग्राफों की जो शुरुआत है वो कहां से हो रही है,
वो हो रही है V1 से, और दोनों ग्राफ्स का जो अंत है वो कहां पर हो रहा है, V2 पर हो रहा है। ठीक है, शुरुआत में दोनों का प्रेशर एक समान था। ठीक है, तो ये आपका इनिशियल प्रेशर P1 है। ठीक है, और बाद में फिर प्रेशर जो है वो अलग अलग प्रक्रमों के लिए अलग अलग आ रहा है। ठीक है ना, तो ये आपका P21 हो गया, और ये हो गया आपका P2 सेकेंड। ठीक है, तो ये सेकेंड प्रोसेस हो गई, और ये हो गई हमारी फर्स्ट प्रोसेस। तो आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सी प्रोसेस जो है वो समतापीय प्रक्रम है, और कौन सा प्रक्रम जो है वो सम रुद्धोष्म प्रक्रम है, ये आपको बताना है। तो आप कैसे पता लगाओगे भाई, यहां पे क्या दिमाग लगाओगे बताओ। तो आप सिर्फ एक चीज पकड़ लोगे कि सर अगर समान मात्रा में आयतन को परिवर्तित किया जाए, अगर समान मात्रा में आयतन को परिवर्तित किया जाए, तो यहां पर दोनों ही प्रक्रमों के लिए जो आयतन का परिवर्तन है वो एक समान है। पहले आयतन V1 था, बाद में आयतन V2 है। तो मोटे मोटे तौर पर ध्यान रखना कि सर अगर समान मात्रा में आयतन को परिवर्तित किया जाए तो जो दाब में परिवर्तन होता है वो समतापीय प्रक्रम के लिए कम होगा और रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए ज्यादा होगा। तो यहां पर आप देख रहे हो कि जो दूसरा प्रक्रम है उसमें दाब बहुत ज्यादा परिवर्तित हो गया। तो जो दूसरा प्रक्रम है वो तो किसको प्रदर्शित करेगा, तो ये तो प्रदर्शित करेगा रुद्धोष्म प्रक्रम को। ठीक है, और सर जो पहला प्रक्रम है उसमें दाब कोई ज्यादा मात्रा में परिवर्तित नहीं हो रहा, यानी कि ये पक्का समतापीय प्रक्रम को यहां पर प्रदर्शित करेगा। ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। आया सबको समझ में? तो ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है। तो मैंने क्या बताया, तो अगर जब भी कंपैरिजन करना हो तो एक हथियार मैं आप लोगों को दे रहा हूं। क्या यूज करोगे आप कि समान आयतन में परिवर्तन के लिए समतापीय प्रक्रम में दाब में जो परिवर्तन होगा, घटना या बढ़ना कुछ भी हो सकता है। ठीक है, समतापीय प्रक्रम में दाब परिवर्तन कम होता है एवं इसकी तुलना में रुद्धोष्म प्रक्रम में दाब परिवर्तन अधिक मात्रा में होता है। खैर ये तो एक सैंपल क्वेश्चन है भाई, अभी तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है ना, तो ग्राफ से रिलेटेड तो क्वेश्चन आप मेरे ऊपर छोड़ दो बिल्कुल। जो छोटे छोटे पॉइंट्स मैं आपको बताता चला जाऊंगा ना, वो आप लोग सिर्फ और सिर्फ नोट करते हुए चले जाना, उनको अपने हथियार बनाते चले जाना। राइट, तो ये हुआ हमारा रुद्धोष्म प्रक्रम। तो एक जस्ट एक झलक दिखलाइए कि ऐसे ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। राइट, अब एक लास्ट चीज अपन पढ़ लेते हैं, इसको कहा जाता है ऊष्मा इंजन और ऊष्मा पंप। तो दोनों एक ही प्रकार के उपकरण हैं और एक दूसरे के उल्टे काम करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ऊष्मा इंजन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो सर ऊष्मा इंजन का काम क्या होता है? ऊष्मा इंजन का काम होता है ऊष्मा को यांत्रिक कार्य में रूपांतरित करना। ठीक, अच्छा
अपन एक ही बार थोड़ी ना परिवर्तित करेंगे, हम तो चाहते हैं इंजन चलता रहे, यानी कि जो भी प्रक्रम होगा ना हमारा वो चक्रीय प्रक्रम होगा। एक चक्र अपन बनाएंगे और अपन उस चक्र को बार बार चलाने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो सर ऊष्मा को यांत्रिक कार्य में कैसे रूपांतरित किया जाए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम सबसे पहले एक वस्तु का उपयोग करते हैं जिसको कहा जाता है रिजर्वॉयर। ठीक है, अब रिजर्वॉयर को हिंदी में क्या कहते हैं वो एक बार मैं देख लेता हूं यहां पर। ठीक है, रिजर्वॉयर, गर्म पात्र ठंडा पात्र ही लिखा हुआ है क्या? पता नहीं यार, मैं इंग्लिश भी लिख देता हूं, आप अनुवाद देख लेना, ठीक है ना। तो ये जो पात्र है इसको अंग्रेजी में लिखा जाता है रिजर्वॉयर। ठीक है, ये गरम पात्र होता है, गरम। कैसा पात्र होता है? गरम पात्र होता है, मतलब इसका जो टेम्परेचर है वो हाई है, इसका जो टेम्परेचर है वो हाई। तो हम क्या करते हैं, हमारा जो वर्किंग सब्सटेंस है, मतलब जो आदर्श गैस और वो पिस्टन वाला जो डायग्राम मैंने आपको बताया था, ठीक है, तो इसको कहा जाता है वर्किंग सब्सटेंस। ठीक है, सामान्यतया वर्किंग सब्सटेंस के रूप में हम लोग एक आदर्श गैस का इस्तेमाल करते हैं जो कि प्रसारित या संपीड़ित हो सकती है। कार्यकारी पदार्थ बोला जाता है इसको हिंदी में, बट ठीक है आप अंग्रेजी ध्यान रख लो, ठीक है। तो अब क्या होता है कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो हमारा कार्यकारी पदार्थ है, जो वर्किंग सब्सटेंस है, उसको हम किसके संपर्क में लेके आते हैं, हम गर्म पात्र के संपर्क में लेके आते हैं, रिजर्वायर के संपर्क में लेके आते हैं। तो यहां पर वर्किंग सब्सटेंस ऊष्मा का अवशोषण करता है। कितनी मात्रा में ऊष्मा अवशोषित हो जाएगी, तो यहां पर डेल्टा क्यू या Q1 मात्रा के अंदर आपकी ऊष्मा अवशोषित हो जाएगी। ठीक, अब इसने ऊष्मा का अवशोषण किया और उसमें से जितनी ज्यादा से ज्यादा मात्रा का वो रूपांतरण कर सकता है कार्य में, उतनी मात्रा में उसने कार्य में इसका रूपांतरण कर दिया, मतलब पिस्टन को वो ऊपर की ओर ले गया। ठीक है, अब उसको वापस से अपनी प्रारंभिक अवस्था में आना ना, तो वो बाकी बची हुई ऊष्मा को क्या करेगा, बाकी बची हुई ऊष्मा को वो एक ठंडे पात्र को यहां पर सौंप देगा। तो यहां पर एक और पात्र है हमारे पास में, ठीक है, जिसको बोला जाता है ठंडा पात्र। ठीक है, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं सिंक, और हिंदी में आप एक बार के लिए लिख लो इसको ठंडा पात्र। ठीक है, तो इसका टेम्परेचर जो होता है वो कम होता है, लोअर टेम्परेचर होता है इसका। तो जो बाकी बची हुई मात्रा में ऊष्मा है हमारे पास में, वो हम इस ठंडे पात्र को सौंप देते हैं ताकि हम वापस से हमारे ओरिजिनल तापमान के ऊपर आ जाए। तो ये हो गया हमारा Q2 मात्रा में हमने ऊर्जा यहां पर दे दी। और फिर ये जो चक्र है ये चलता रहता है। ठीक है, ये चक्र चलता रहता है, फिर से अपन ऊष्मा का अवशोषण करेंगे, कार्य होगा, फिर से जो बची हुई ऊष्मा है वो सिंक को दे देंगे, वापस से प्रारंभिक अवस्था में आ जाएंगे, फिर ऊष्मा का अवशोषण करेंगे, तो चक्रीय प्रक्रम जो है वो आपका चलता रहेगा। तो एक चक्र हमने यहां पर दिखा दिया। तो अब यहां पर एक भौतिक राशि परिभाषित करी जाती है जिसको कहा जाता है दक्षता। अंग्रेजी में कहते हैं इसको हम एफिशिएंसी। इसको ईटा के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। और इसको कैसे परिभाषित करते हैं, तो हम जानना चाहते हैं कि हमारा इंजन जो है वो कितना एफिशिएंट है, कितना प्रभावी है। तो एक तो ऐसा इंजन है जो कि बहुत भारी मात्रा में ऊष्मा का अवशोषण कर लेता है लेकिन फिर भी बहुत थोड़ा बहुत कार्य कर पाता है, मतलब उसकी तो एफिशिएंसी ज्यादा नहीं है। और एक ऐसा इंजन है जो कि जितनी मात्रा में ऊष्मा का अवशोषण करता है लगभग उतनी ही मात्रा में कार्य कर देता है।
तो इसको हम परिभाषित करते हैं एक अनुपात के रूप में कि हमने कितना कार्य यहां पर करवाया, कितना सक्सेसफुल रूपांतरण हुआ, और बटे Q1 मतलब कितनी ऊष्मा का हमने अवशोषण किया था, उसमें से कितनी ऊर्जा को हमने यहां पर कार्य में रूपांतरित करवा दिया। तो सर यहां पर W को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो Q1 माइनस Q2, है ना, डिवाइडेड बाय Q1। तो इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो 1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाय Q1, ये भी तो लिखा जा सकता है। तो ये कहलाती है आपकी एफिशिएंसी या दक्षता। ठीक है। अब सर एक ऐसी की ऐसी चीज होती है जिसको अपन कहते हैं ऊष्मा पंप, जो कि बिल्कुल उल्टा कार्य करती है। मतलब मैं अगर यही चीज लूं, ठीक है, और इसी में सारे के सारे तीर मैं अगर उल्टे कर दूं, ठीक है, मैंने यही चीज ली और सिर्फ क्या किया, मैंने तीर जो है वो उल्टे कर दिए, तो अब क्या बन गया, अब बन गया ऊष्मा पंप। ठीक है, या इसको प्रशीतक भी बोला जाता है, रेफ्रिजरेटर। अब देखो, सामान्यतया ऊष्मा जो होती है वो हायर टेम्परेचर वाली बॉडी से लोअर टेम्परेचर वाली बॉडी की तरफ प्रवाहित होती है। इसका काम है इसको उल्टा करना। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये ठंडे पात्र से बिल्कुल उल्टा काम करेगा, ऊष्मा का अवशोषण करके गर्म वातावरण कह सकते हो या गर्म पात्र कह सकते हो, गर्म पात्र की ओर प्रवाहित करता है। भाई रेफ्रिजरेटर का काम यही तो होता है ना कि आपने रेफ्रिजरेटर में जिस वस्तु को रखा है वो उससे ऊष्मा लेता है और उसको वातावरण में फेंक देता है। तो जिस वस्तु से आप ऊष्मा लिए जा रहे हो वो ठंडी होती चली जाती है। तो यहां पर आपको सीधा सीधा जो एरोज हैं उनको उल्टा कर देना है। ठीक है, तो यहां पर आपने ये जो तीर लगा रखे हैं इनको आपने क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। ठीक है, तो ये तीर लग गया इधर, ये W कार्य अब की बार आप कर रहे हो निकाय के ऊपर, और यहां से आप ऊष्मा का अवशोषण कर रहे हो। ठीक है, तो एक ऊष्मा इंजन को ही ऊष्मा पंप की तरह भी कार्य में लाया जा सकता है। राइट, अब इसके लिए हम एक गुणांक परिभाषित करते हैं जिसको कहा जाता है निष्पादन गुणांक या कॉफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस बोला जाता है। निष्पादन गुणांक अपन इसको कहते हैं, और इसको बोला जाता है अंग्रेजी के अंदर कॉफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है, इसको एल्फा के द्वारा प्रदर्शित करते हैं एक बार के लिए। तो जो एल्फा होगा वो हम कैसे परिभाषित करेंगे, तो हम ये जानना चाहते हैं कि भाई हमने कितने अच्छे से ऊष्मा का अवशोषण किया और उसके लिए हमें बाहर से कितना कार्य करना पड़ा। भाई बहुत कम कार्य करना पड़ा बाहर से हमें, मान लो बिजली बहुत कम खाई और फिर भी हमने काफी ज्यादा ठंडा कर दिया वातावरण को, इसका मतलब हमारा प्रशीतक बहुत अच्छा है। तो यहां पर हम Q2 की तुलना करते हैं किससे, हम Q1 से तुलना करते हैं, सॉरी W से, कि कितना कम कार्य करते हुए हम कितनी ज्यादा मात्रा के अंदर ऊष्मा का अवशोषण कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको सर आप ऐसे भी तो लिख सकते हो कि जो Q2 है उसको तो रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, और इसको आप लिख सकते हो Q1 माइनस Q2, ये लिख सकते हो। एक सेकेंड में देख रहा हूं यार, ये काम नहीं कर रहा।
क्या हो रहा है आज, बहुत ज्यादा गर्म हो गया क्या? पता नहीं। ठीक है, तो W की जगह आप Q1 माइनस Q2 भी लिख सकते हो। सर अगर मान लो मैं Q1 से डिवाइड कर दूं ऊपर नीचे, तो ऊपर क्या बन जाएगा? ऊपर तो बन जाएगा सर Q2 डिवाइडेड बाय Q1, और सर नीचे बन जाएगा 1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाय Q1। अब सर ये 1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाय Q1 क्या था? ये तो हमारे हीट इंजन की दक्षता थी। तो ऊपर तो आ जाएगा आपका दक्षता माइनस 1, ठीक है, दक्षता माइनस या 1 माइनस ईटा आ जाएगा, 1 माइनस ईटा बटे दक्षता ईटा। तो ये भी इसको लिखा जा सकता है, इस रूप में भी इसको अपन लिख सकते हैं। तो ये कहलाता है आपका ऊष्मा पंप। अब देखो सबसे बड़ा सवाल पता है क्या था थर्मोडायनेमिक्स का, कि हमने सर सिद्धांत बना लिए, हमने संभावना तलाश ली कि ऊष्मा को आसानी से कार्य में रूपांतरित किया जा सकता है, हमने हीट इंजन भी बना लिया, ठीक है। अब लोग ये जानने को उत्सुक थे कि जो हीट इंजन है वो आदर्श, अगर सारे के सारे प्रक्रम भी यूज किए जाए तो उसकी ज्यादा से ज्यादा दक्षता कितनी हो सकती है, ये लोग जानना चाहते थे। और ऐसा ही प्रयास किया था कार्नोट ने। तो उन्होंने जिस इंजन की संकल्पना करी थी वो एक आदर्श इंजन था, और उसकी दक्षता उन्होंने निकाली। वो ये उम्मीद कर रहे थे कि आदर्श इंजन की दक्षता कितनी निकल के आएगी, 1 निकल के आएगी, कि हम पूरी मात्रा में जितना ऊष्मा का हमने अवशोषण किया है पूरी मात्रा में उसका कार्य में रूपांतरण कर सकते हैं। भाई अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं है, ऊर्जा संरक्षित है आपकी, ठीक है ना। लेकिन जब उन्होंने देखा तो उनको एक नई नियम, एक नई चीज उनको यहां से दिखाई दी। तो कार्नो इंजन जो है वो एक आदर्श इंजन है, एक आदर्श इंजन की हम लोग यहां पर क्या कर रहे हैं, संकल्पना कर रहे हैं। और इसमें जितने भी प्रक्रम हैं वो सारे के सारे आदर्श प्रक्रम हैं। कौन कौन से प्रक्रम हैं? तो सर इसमें जो ऊष्मा का अवशोषण होता है, सर इसमें जो ऊष्मा का अवशोषण होता है, मतलब जो Q1 है वो होता है समतापीय प्रक्रम पर, समतापीय प्रक्रम पर। क्यों? क्योंकि समतापीय प्रक्रम पर कोई आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन तो होगा नहीं, तो जितनी मात्रा में आपने ऊष्मा का अवशोषण किया है वो पूरी की पूरी किस में परिवर्तित हो जाएगी, कार्य में परिवर्तित हो जाएगी, ठीक। फिर सर हमें पूरा साइकिल बनाना है, ठीक है ना। फिर इसके अंदर आता है गैस का रुद्धोष्म प्रकाश प्रसार, ठीक है। अब सर गैस का जो रुद्धोष्म प्रसार होता है उसमें अब कोई ऊर्जा का लेना देना नहीं है, बस ये हमने इसलिए किया है ताकि हम लोग तापमान ठंडा कर सकें, ठंडी वस्तु के संपर्क में लाने के लिए हमने, ठीक है। तो ये जो रुद्धोष्म प्रसार है ये निकाय को जो आपका हायर टेम्परेचर है वहां से ले आता है आपके लोअर टेम्परेचर पर, ठीक। फिर सर हम क्या करना चाहते हैं, यहां पर ऊष्मा का निष्पादन करना चाहते हैं, हम बाहर निकालना चाहते हैं, ठीक है। ठंडी वस्तु को बची कुची ऊष्मा जो है वो देना चाहते हैं। तो Q2 जो है इसके लिए हम फिर से किसका उपयोग करते हैं, इसके लिए फिर हम लोग समतापीय प्रक्रम का उपयोग करते हैं। अच्छा, पहला जो प्रक्रम था उसमें समतापीय प्रसार हो रहा था गैस का, अब की बार समतापीय संपीड़न हो रहा है, ठीक है। तो सर जो बची कुची मात्रा में थी हमारे पास में ऊष्मा वो हमने दे दी, ठीक है। और सर अब क्या हुआ, लास्ट जो चीज है बिल्कुल प्रारंभिक अवस्था में लाने पर अब की बार हम गैस का रुद्धोष्म संपीड़न करते हैं। तो गैस का रुद्धोष्म संपीड़न करने पर क्या होता है, वापस से आपका तापमान जो लोअर टेम्परेचर था वहां से आ जाता है हायर टेम्परेचर के ऊपर, आप वापस से प्रारंभिक अवस्था पर आ जाते हो। तो ऐसे 4 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं।
पहला वाला जो स्टेप है वहां पर प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है और टेम्परेचर कितना है T हाई। तो यहां से उठा के आपको ले जाया जाता है प्रेशर P2, वॉल्यूम V2 और टेम्परेचर रहता है हाई। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर समान रहेगा, समतापीय प्रक्रम। समतापीय प्रक्रम का ही उपयोग क्यों किया? ताकि हम पूरी की पूरी ऊष्मा को कार्य में परिवर्तित कर पाए। फिर सर जब गैस का रुद्धोष्म प्रसार होता है तो P2, V2 और TH से आप कहां पर चले जाते हो? प्रेशर हो जाता है P3, वॉल्यूम हो जाता है V3 और टेम्परेचर हो जाता है आपका, आपने गैस का प्रसार किया रुद्धोष्म तो टेम्परेचर आपका गिर के TL हो गया। फिर सर समतापीय संपीड़न होता है तो हम P3, V3, TL से कहां पर चले जाते हैं? P4, V4, TL पर चले जाते हैं। टेम्परेचर सेम रहा, बस प्रेशर और वॉल्यूम आपका चेंज हो जाएगा। और सर वापस से P4, V4, TL से हमें कहां पर आना है? हमें आना है P1, V1, TH पर, जो कि हमारी प्रारंभिक अवस्था थी। तो इस प्रकार से हम एक पूरा का पूरा साइकिल यहां पर बनाते हैं। इसको अगर आप ग्राफ के ऊपर भी शो करोगे तो ऐसा कुछ ग्राफ आपको नजर आएगा कि यहां पर आपका प्रेशर है और यहां पर है वॉल्यूम। ठीक है, तो सबसे पहला प्रक्रम जो होता है वो होता है आपका समतापीय प्रक्रम, ऐसा। ठीक है, तो ये आपका समतापीय प्रसार हो गया। यहां पर P1, V1 और टेम्परेचर हाई है और यहां पर P2, V2 और टेम्परेचर अभी भी कितना है? हाई है। फिर सर अगला जो प्रसार होता है वापस से थोड़ा बहुत वॉल्यूम और बढ़ेगा, थोड़ा बहुत वॉल्यूम और बढ़ेगा तो आप आ जाओगे वॉल्यूम बढ़ के P3, V3, T लोअर टेम्परेचर पर। फिर यहां से क्या होगा सर? यहां से हम लोग आ जाएंगे कहां पर? अब की बार समतापीय संपीड़न होगा, यहां पर आ जाएंगे P4, V4, TL पर आ जाएंगे और फिर यहां से वापस से हम लोग रुद्धोष्म संपीड़न का उपयोग करेंगे तो हम इनिशियल पोजीशन पर आ जाएंगे, राइट। तो ये इतनी मात्रा में हमें कार्य यहां पर मिलेगा। अगर इसका क्षेत्रफल आप निकालोगे तो इतनी मात्रा में हमें एक साइकिल के अंदर यहां पर कार्य मिलेगा। तो हमने एक आदर्श इंजन बनाया है जिसमें जितने भी प्रक्रम हम लोगों ने उपयोग में लाए हैं वो सारे के सारे मैक्सिमम एफिशिएंसी वाले। अब आप सब लोग जानने के लिए उत्सुक होंगे सर फाइनली हुआ क्या? तो फाइनली जब हमने इसकी दक्षता निकाली तो हमने देखा कि इसके लिए जो Q2 और Q1 का अनुपात निकल के आता है वो एग्जैक्टली किसके बराबर होता है? लोअर टेम्परेचर और हायर टेम्परेचर के अनुपात के बराबर होता है। यानी कि इसकी जो दक्षता है ईटा वो आप निकालोगे तो वो आपको 1 माइनस TL डिवाइडेड बाय TH के बराबर नजर आती है। यानी कि अगर आप और आपको चक्रीय प्रक्रम बनाना है तो आपको दो वस्तुएं चाहिए होंगी, एक ठंडी वस्तु होगी और एक गर्म वस्तु होगी। भाई ये तो मजबूरी है ना आपकी कि सर एक गर्म वस्तु होगी जहां से हम ऊष्मा को अवशोषित करेंगे और एक ठंडी वस्तु होगी जहां पर हम ऊष्मा का निष्पादन करके वापस से अपनी प्रारंभिक अवस्था पर आएंगे, तभी तो चक्रीय प्रक्रम बन पाएगा। तो सर अब हमारी मजबूरी हो गई कि लोअर और हायर टेम्परेचर बराबर हो नहीं सकते। ठीक है, तो लोअर और हायर टेम्परेचर दो अलग अलग वस्तुएं होंगी, दोनों का टेम्परेचर अलग होगा ही होगा। इसका मतलब कभी भी हमारी दक्षता जो है कभी भी वो 1 नहीं हो सकती, कभी भी दक्षता का मान 1 नहीं हो सकता। और पहले तो लगा था कि यार ये हमारी कमी है, लेकिन अब हमने आदर्श इंजन बना लिया, आदर्श इंजन की दक्षता भी 100% नहीं मिल रही, तो फिर ये नियम बन गया और इसी को कहा जाता है ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम। तो दो प्रकार से इस नियम का कथन कहा जा सकता है। तो एक कहलाता है आपका केल्विन प्लैंक कथन, ठीक है, ये बात करता है ऊष्मा इंजन के बारे में। और एक कहलाता है आपका क्लासियस कथन या क्लॉसियस कथन बोलते हैं अपन इसको।
ये इसी नियम के बारे में बात करता है, प्रशीतक या फिर ऊष्मा पंप के रूप में। तो केल्विन प्लैंक का कथन तो ऊष्मा इंजन के बारे में, ठीक है, क्या कहते हैं कि किसी भी इंजन की दक्षता, किसी भी इंजन की दक्षता 100% या फिर ईटा का मान 1 नहीं हो सकता। ठीक है, मतलब ऊष्मा को 100% एफिशिएंसी के साथ में कार्य में रूपांतरित करना संभव नहीं है। क्लासियस कथन यही चीज बोल रहे हैं, बट वो ऊष्मा पंप के रूप में कह रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं कि किसी भी ऊष्मा पंप में बिना बाह्य कार्य किए, मतलब जो W है इसका मान कभी भी 0 नहीं होगा, आपको करना ही पड़ेगा कार्य। तो किसी भी ऊष्मा पंप में बिना बाह्य कार्य किए, मतलब W का मान 0 नहीं हो सकता, बाह्य कार्य आपको करना ही पड़ेगा। ऊष्मा को उल्टा प्रवाहित करना, उल्टा मतलब ठंडे पात्र से गर्म पात्र तक प्रवाहित करना संभव नहीं है। ठीक है, तो अगर मान लो आपको ऊष्मा का उल्टा प्रवाह बनाना है, अगर मान लो आपको ऊष्मा का उल्टा प्रवाह बनाना है, तो फिर भैया आपको बाहर से कार्य करना ही पड़ेगा। इसको ऐसे समझो कि जैसे मान लो ये पेंसिल है, ठीक है, तो एक तो है इसका प्राकृतिक प्रवाह, कि जैसे मैं इसको छोड़ूंगा तो ये अपने आप कहाँ चली जाएगी सर, नीचे चली जाएगी, मुझे कोई कार्य करने की जरूरत नहीं है इसको नीचे भेजने के लिए, ठीक है ना। लेकिन अगर ये टेबल पर पड़ी है और मैं उल्टा मतलब इसको ऊपर उठाना चाहता हूं, बिना कार्य करें ये संभव नहीं है, मुझे बाहर से कार्य करना ही पड़ेगा। तो ऊष्मा के साथ में भी ऐसा ही है कि अगर आप ऊष्मा के प्रवाह को प्राकृतिक प्रवाह से उल्टा प्रवाहित करना चाहते हो, तो फिर आपको बाहर से कार्य करना ही पड़ेगा। यानी कि किसी भी ऊष्मा पंप का निष्पादन गुणांक जो है वो अनंत नहीं हो सकता। ठीक है, आप W को 0 नहीं ले सकते, W का मान कुछ ना कुछ तो होना ही चाहिए। ये क्लासियस का कथन है जो कि ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम के बारे में बात करता है, राइट। तो दिस इज इट। फिलहाल के लिए तो हम लोग यहीं पर विराम देंगे, क्योंकि हमारे सारे के सारे हथियार हमारे पास में आ चुके हैं। बट ये जो चैप्टर है ये जितना मजेदार आपको पढ़ने में लगा, उससे भी ज्यादा मजेदार लगेगा जब आप इसके सवाल करोगे। तो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस सेशंस में मिलते हैं हम लोग। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हो तो आप लाइक और शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर। और नेक्स्ट क्लास में जाने से पहले मैं एक बार फिर से याद दिलाना चाहूंगा, बड़े भाई के तौर पर, टीचर के तौर पर, जैसे भी आप सुनना चाहो, लेकिन मैं एक बहुत कड़वा सत्य ही बोल रहा हूँ कि जब तक ऑर्गेनाइज्ड पढ़ाई नहीं करोगे, ठीक है ना, आपको लगेगा कि सर तो अपने कोर्सेज वगैरह बेचना चाह रहे हैं और ये सब कुछ है। बट ठीक है, मेरा फाइनेंशियल बेनिफिट है इसके अंदर कि आप लोग कोर्सेज लोगे, मेरे से पढ़ाई करोगे मेरी वेबसाइट के ऊपर, तो मैं अपनी इस यात्रा को जारी रख पाऊंगा, राइट। उसके लिए चाहिए मुझे आर्थिक सहायता, लेकिन कहीं ना कहीं उससे भी बड़ा कारण ये है कि संभव नहीं है। अगर आप रैंडमली इधर उधर लेक्चर्स देखोगे, एक देख लिया, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस सेशन नहीं किए, ठीक है, रैंडमली 2-3 चैप्टर छोड़ दिए, तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। तो कोर्स रेडी है, आप जाओ वेबसाइट के ऊपर, कोर्स को एक बार देखो और कोर्स के थ्रू पढ़ाई करो। सच में आपको डिफरेंस महसूस होगा। आप बोलोगे सर हम तो इस साल सीरियसली देना ही नहीं चाहते, हम तो अगली साल देंगे नीट का और जेईई का एग्जाम। अरे फिर भी एक बार चेक तो करो। कोई आदमी कह रहा है कि 45 दिन 40 दिन के अंदर आप बहुत अच्छी पढ़ाई कर सकते हो, कितना आत्मविश्वास बढ़ेगा तुम सोचो, ठीक है ना। तो बस रिकमेंडेशन कि आप वेबसाइट पर जाकर कोर्स को एक बार जरूर चेकआउट करना। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी ऑल इन नेक्स्ट क्लास। जय हिंद।